रोहित, हरोली में चल क्या रहा है? आप हरोली को जब पूरे हिमाचल के अंदर सुनते हो तो आपको लगता है कि एक डेवलपमेंट का मॉडल है। हाँ। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ट्री कटिंग भी हो रही है, इलीगल माइनिंग भी हो रही है, पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर टिप्पर से लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और इस चीज को कोई दिखाई नहीं रहा। हरोली के अंदर एक टालीवाल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ट्रक यूनियन है और उसके मेंबर्स ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम बताया कि सर ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर हमारा जो प्रधान है उसने 18 या 19 गाड़ियां अपनी ही खड़ी की हुई हैं और वो हमारे पास काम आने नहीं देता। अब मुद्दा उनका हाईलाइट वो करना चाहते थे, मीडिया मेरे पास था, मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा और दिखा दिया। ठीक है। 2-3 हफ्ते के बाद मेरे ऊपर FIR हो। किसके थ्रू? उस कंपनी के थ्रू। अच्छा। मुझे लगता है कि जब भी हरोली में कुछ होता है उसके सारी चीजों के तार एक ही जगह पे जाते हैं। कहाँ पे? वो जो वहाँ के इलेक्टेड मंत्री हैं उनकी तरफ। वाई? लास्ट इलेक्शन हुआ था 2022 के अंदर, ट्रक यूनियन के मेंबर्स ने मुझे एक बात बहुत क्लियरली बोली। बोलते रोहित जी, इस कंपनी के अगेंस्ट पुलिस क्यों कुछ करेगी? क्यों? बोलते जब यहाँ का मंत्री जीतता है, जिस गाड़ी के अंदर वो अपना विक्ट्री का जश्न मनाने के लिए आ रहा है, जिसके अंदर वो अपनी कैंपेनिंग कर रहा है, वो गाड़ी तो इस कंपनी ने दी हुई थी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ उस गांव का नाम है गौनपुर जयचंद। उसके साथ पंजाब का गांव लगता है मेहंदवानी। इन दोनों गाँव के बॉर्डर के ऊपर 2 क्रशर्स हैं। इस गाँव के बॉर्डर से रोज रात को 1000-1500 टिप्पर निकलते हैं। वहाँ पे कोई माइनिंग चेक पोस्ट नहीं है। वहाँ के जो विधायक हैं जो कहते हैं कि हरोली एक डेवलपमेंट का मॉडल है, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं है? आप एक बारी शिवालिक रेंज को देखो जरा, जो हरोली से लेके बद्दी तक जाती है। इट इज गेटिंग डिफॉरेस्टेड। आपको गांव दिखेगा और गांव के बीच में आपको एक कैंसर की तरह एक स्टोन क्रशर दिखेगा जो धीरे धीरे उसको खाता जा रहा है। एक स्पेसिफिक इंटरव्यू हुआ था, वहां पे उनको पूछा गया इस बारे में, सर आप अवैध खनन माफिया के बारे में क्या बोलोगे? बट दे सेड कि मैं ऊना के अंदर फिरौतियां और रंगदारियां नहीं चलने दूंगा। इलीगल माइनिंग के ऊपर से फिरौती एंड रंगदारी कहाँ से आ गई? इसी से जुड़ा हुआ फिर मेरा एक सवाल है। आपके बारे में भी एक बात कही जाती है कि आपके पीछे जो सपोर्ट है वो अमरीश राणा, जिनको हिमाचल का मीडिया जो है पहला बाहुबली कहता है, आपके पीछे उनकी सपोर्ट है। इस बात में कितनी सच्चाई है? लुक, अमरीश राणा के साथ जो मेरे रिलेशंस हैं, एक तो वो बहुत पुराने जाते हैं। अच्छा। क्या मैं लोगों से बात भी ना करूं? लग यही रहा है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को ही टारगेट कर रहे हो। पिछले 5 टर्म से वहां पे कोई है ही नहीं जिसको मैं बोलूं। पिछले 5 टर्म से आप बोलते हो ना, पिछले ऑलमोस्ट 5 टर्म से ही एक जो है वहाँ पे MP भी है। बल्क ड्रग पार्क के अगेंस्ट रोहित कटवाल क्यों है? मेरा एक वीडियो दिखाओ जहां पर मैंने बल्क ड्रग पार्क को अपोज किया। 5 अगस्त 2025 को क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पर एक अटैक हुआ था। इट वाज डन बाय द इलीगल माइनिंग माफिया। SP हमारी वाइफ को, मेरी वाइफ को और दीपक की वाइफ को इंसिस्ट कर रहा था कि आप अपना एडवोकेट चेंज कर दो। क्यों? दैट इज माई क्वेश्चन। उसका क्या इंटरेस्ट है? मेरे ऊपर 4 FIRs हैं आज के टाइम पे, 2 मेरे ऊपर सिविल केसेस हैं एंड मैं ठोक बजा के कहता हूँ कि मैं सारे के सारे गलत प्रूफ कर दूंगा। व्हाई डू यू थिंक पीपल आर सपोर्टिंग मी? पीपल आर सपोर्टिंग मी बिकॉज उनको लगता है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो ये कर रहा है। रोहित कटवाल क्या पॉलिटिक्स में आने वाले हैं बहुत जल्दी? किसी ना किसी दिन तो आऊंगा। रोहित, वेलकम टू द THP। थैंक यू। क्या चल रहा है? बस ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉज आउट फॉर 2 months एंड आफ्टर दैट कमिंग बैक बहुत सी चीजें थी जो मिस हुई थी। सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ, हरोली में चल क्या रहा है? हरोली जो है वो डिस्ट्रिक्ट उन्ना की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। सो हिमाचल के अंदर जो कुछ भी आता है थ्रू उन्ना, दैट कम्स फ्रॉम हरोली इटसेल्फ। मे इट बी ड्रग्स, मे इट बी इलीगल माइनिंग, ठीक है, मे इट बी राउडी टूरिस्ट्स, यू नेम इट एंड इट इज कमिंग थ्रू हरोली। एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग इन हरोली। जब हम लोग हिमाचल के अंदर हरोली की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, एंड नो डाउट देयर इज डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम देयर आर थिंग्स जो लोगों ने नहीं देखी हुई हैं, जिसके अंदर एक माफिया राज भी आता है, जिसके अंदर ड्रग्स भी आते हैं, जिसके अंदर जो हमारे हिल्स हैं वो रेवेज हो रहे हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है इलीगल माइनिंग माफिया दैट इज ऑपरेटिंग देयर। एंड इन सब के अंदर कहीं ना कहीं पे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ एक नेक्सस चल रहा है। अच्छा। दैट आल्सो ऑपरेट्स फ्रॉम देयर। ये बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमने भी एक टाइमलाइन आपकी बनाई है, आपकी सोशल मीडिया को, वीडियोस को एनालाइज करके कब कब क्या क्या हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट पहले बात करना चाहते हैं कि रोहित कटवाल हैं कौन, कहाँ से आते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए ना। मैं एक सर्विस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरे जो फादर थे वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे। अच्छा। आई हैव लिव्ड इन ऑल ऑफ हिमाचल, ठीक है। आई डिड अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियर हैं आप? या देन आई डिड अ BTech इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जब मैं वापस आया तो इट वाज दैट स्टेज जब मेरे फादर जो थे वो रिटायर हो रहे थे। ठीक है। इन 2009 आई वाज पासिंग आउट और उन्होंने प्लान करके रखा हुआ था कि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है। एंड उस टाइम पे मेरा था कि मैं वेब डिज़ाइनिंग करूँगा या फिर प्रोग्रामिंग करूँगा, वट एवर इट वॉज।
एक दिन मैं उनके साथ बैठ कर ट्रेडिंग करने के लिए, उन्होंने एक ट्रेड ली मेरे साथ। अच्छा। ही बॉट सम शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एंड विद इन 15 मिनट्स he sold it for 25,000 rupees or 40,000 rupees. I don't remember the exact figure. But उस एक मोमेंट में मुझे समझ आ गया था that I don't love computer science, I love computers. अच्छा। जब मुझे दिखा ना कि स्टॉक मार्केट इज एन एवेन्यू जहाँ से पैसा कमा सकते हो, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम माय फादर इटसेल्फ। ठीक है। जब मैं कर रहा था स्टॉक मार्केट लर्न कर रहा था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वाज नॉट डेवलप्ड। ठीक है, हमारे पास इतने अच्छे ब्रॉडबैंड्स नहीं होते थे, वाईफाई नहीं होता था, कंप्यूटर्स उतने अच्छे नहीं होते थे, और फ्रैंकली स्पीकिंग सॉफ्टवेयर भी इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए थे। सो करते करते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जो एक स्टूडेंट के होता है कि यार मैं एकदम से कंप्यूटर साइंस छोड़ के आई एम इनटू द फाइनेंस वर्ल्ड नाउ, आई एम इनटू द स्टॉक मार्केट, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी अपने रिज्यूमे में डालना भी होगा दैट व्हाई आई एम इनटू द स्टॉक मार्केट, आई शुड डू द MBA इन फाइनेंस आल्सो। अच्छा, ठीक है। और फिर मैं MBA करने के लिए चला गया। अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय MBA माय फादर एक्सपायर्ड, एंड फिर मैंने 4-5 साल जॉब की। इसी ड्यूरेशन में मेरी मैरिज हुई। मैंने IELTS बहुत पहले कर लिया हुआ था, GRE बहुत पहले किया हुआ था, बट मेरा एक टारगेट बहुत क्लियर था, मुझे जो भी सेटल करना है उन्ना में सेटल करना है, अपने फार्म हाउस पे सेटल करना है। आई विश्ड माई सेल्फ अ लाइफ देयर। ठीक है। बट 4-5 साल जब मैंने जॉब की, आई गॉट मैरिड एंड देन माई वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग अवर फर्स्ट किड। उस टाइम पे मैं रिसर्च बहुत करता था स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, एंड वन डे व्हेन आई न्यू दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, मेरा दिमाग बन गया, मैंने कहा नहीं मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ठीक है। और फिर मैं वापस आ गया, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अब मुझे कम से कम कुछ 17 साल हो चुके हैं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आपने 2 बुक्स भी लिख रखी हैं ट्रेडिंग पे, राइट? तो ट्रेडिंग करते करते आप ये कौन सी लाइन में आ गए फिर? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सोशल मीडिया पे हमें दिखता है, जिस तरीके के आप इश्यूज़ को रेज करते हो, और जिन इश्यूज़ को रेज करते करते आप खुद भी कई बार ट्रबल्स में पड़ जाते हो। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे वीडियोस हमने ऐसे भी देखे जिनमें लोग पीछे पड़े हुए हैं। इस तरफ कैसे आ गए यार? लुक, मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली जो आपके दिमाग के अंदर होता है ना, वो कभी ना कभी तो बाहर निकल के आना होता है। ठीक है, मैं सर्विस फैमिली से ज़रूर हूँ, बट मेरी जो बैकग्राउंड है इट इज़ पॉलिटिकल ऑल्सो एंड इट इज़ फ्रॉम सर्विस ऑल्सो। आपके नाना जी का मैंने सुना था आपके वीडियो में, किसी उसमें आपने बताया था कि अकाली दल के साथ कुछ, वो अकाली दल के साथ भी एसोसिएटेड थे, वो कांग्रेस के साथ भी एसोसिएटेड थे। ठीक है। वो पहले इंसान थे जो हिंदू थे और उनको अकाली दल के ऊपर MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिला था। कौन सी जगह से? रूपर से। ओके। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, लोगों के लिए काम करते हुए मैंने अपनी फैमिली में सबको देखा हुआ है। ठीक है। तो दिमाग में ये बात आती थी कि ये काम हमने भी करना है। देयर वर सोशल इश्यूज जिनके ऊपर मेरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। सनातन धर्मा इज वन ऑफ देम। ठीक है। एंड देन व्हेन आई थॉट कि अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ, मैंने इन इश्यूज के ऊपर वोकल होना शुरू किया। पहला आपने इशू जो रेज किया था वो इलीगल ट्री कटिंग का था, राइट? कब हुआ था ये? जनवरी 2025। ठीक है। इससे पहले बहुत सी इश्यूज थे जिनके अंदर मैंने वर्क किया था, बट कभी उनको पब्लिसाइज नहीं किया। आई विल टेल यू समथिंग। मेरे ब्रदर का एक बिजनेस था जहाँ पे मैंने पुलिस की एट्रोसिटीज देखी थी। मैंने देखा था कि किस तरीके से फेक केस बनाए जाते हैं, किस तरीके से जो चार्जशीट्स होती हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से पब्लिक प्रेशर के ऊपर लोगों को हंट किया जाता है। आई हैव सीन दैट थिंग। ठीक है। उसके बाद जब मैं अपना बिजनेस भी करता था, मुझे एक बार एक गवर्नमेंट एजेंसी के नोटिस आए थे। वहाँ पे मेरे साथ एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। जब मैं उस नोटिस का जवाब देना था ना, बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू बिजनेस, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए एक लॉयर के पास चला गया इन चंडीगढ़। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज समथिंग जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। सिर्फ एक सिंपल से नोटिस का रिप्लाई करने के लिए व्हाट आई सॉ वाज, मुझसे एक फैमिली के नोन पर्सन ने सीधा बोल दिया कि इसका रिप्लाई करने के लिए वी विल टेक, हमें कोई 8 घंटे का काम करना पड़ेगा एंड पर आवर वी विल चार्ज यू 5,000 रुपीज। 40,000? यस। मैंने कहा एक नोटिस का जवाब देना है यार। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं अपने लोकल वकील से वहाँ पे बैठ के इसको फ्रेम करवा लूंगा, बिकॉज जवाब सारे मैंने देने हैं। आपने सिर्फ एक लीगल जैर्गन को यूज करना है एंड यू हैव टू गिव एन आंसर। ठीक है। बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग दैट आई डिड, आई जस्ट हैव टू गिव सम क्लैरिफिकेशन। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ के, सोशल मीडिया देख के एंड कहीं ना कहीं पे बिजनेस करके मुझे एक बात समझ में आ गई थी, हर चीज इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एक ही चीज के ऊपर चलती है, दैट इज लॉ। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे लॉ करनी है। ठीक है। और मैंने उसी टाइम पे अपना एडमिशन ले लिया था। मेरी अब लॉ कंप्लीट हो चुकी हुई है। अच्छा। अब मैंने हाई कोर्ट के बार काउंसिल के साथ मैंने वहाँ पे अपना रजिस्टर करना है। अच्छा। उस टाइम पर कहीं ना कहीं पे जो सोशल इश्यूज पे वर्क करना है ना, वो मेरा बाहर आ रहा था। एक छोटा सा एरिया पकड़ता हूँ, उसके अंदर काम करना स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि भाई हरोली ही क्यों चुना है, मतलब हरोली को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? मेरा घर है, वहाँ की पंचायतों के अंदर मेरा नाम है, वहाँ के लोग मेरी फैमिली को जानते हैं। मेरे दादाजी हरोली के अंदर, बढ़ेड़ा गांव के अंदर तहसीलदार थे। सो व्हाई नॉट हरोली? मैं क्या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के
सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कमेंट्स में लड़ता रहूं? इसी के साथ एक चीज और भी आती है, अभी कांग्रेस की सरकार है, कल को बीजेपी की सरकार आएगी, तो क्या उस टाइम पे भी आप ऐसे ही एक्टिव रहोगे? अभी जब आप मेरे साथ आगे बात करोगे ना, तो आप देखना मैंने जो इश्यूज उठाए हुए हैं ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कांग्रेस भी मेरे से नाराज है, बीजेपी भी मेरे से नाराज है। चलो फिर आगे डिटेल में बात करते हैं फिर इस पे। ठीक है, आपने हरोली क्यों चुना ये आपने बता दिया कि आप वहाँ के बाशिंदे हो और अपने ही एरिया से शुरुआत नहीं करोगे तो कहाँ से करोगे, राइट? देन आप सबसे पहले आपने इलीगल ट्री कटिंग के ऊपर आप आए। सेकंड जो इशू आपने रेज किया था वो ट्रक यूनियन का कोई इशू था, राइट? या क्या था उसमें? हरोली के अंदर एक टालीवाल इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ट्रक यूनियन है और उसके मेंबर्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर हमारे यहाँ पे ट्रक यूनियन की बहुत प्रॉब्लम्स है, हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं हमें ज़्यादा काम नहीं मिलता, अगर ज़्यादा काम भी मिलता है तो हमें ज़्यादा उस तरीके की वेजेस नहीं मिलती, बिकॉज जो हमारी यूनियन है उसके अंदर जो प्रधान है वो वोटिंग के थ्रू नहीं बनते, वो बनते हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपने बंदों को प्रधान बना देती है, और प्रधान क्या करते हैं, कंपनीज के साथ टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद अपनी गाड़ियाँ कंपनी के अंदर रखवा देते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपके पास 100 गाड़ियाँ हैं, हर किसी को रैंडमली एक सीरियल वाइज एक एक गाड़ी को काम आता रहेगा, पर बोलते हैं अगर आपने एक इंडस्ट्री के अंदर 18 गाड़ियाँ या 20 गाड़ियाँ अपनी ही लगवा दी हुई हैं, तो जो एक सिंगल ऑपरेटर है वो क्या करेगा? पैसा नहीं कमा पाता। हमारा इशू है कोई हाईलाइट नहीं करता, आप हाईलाइट करो। आपको क्यों कांटेक्ट किया उन्होंने, मीडिया के पास क्यों नहीं गए? बिकॉज मैं ऐसे इश्यूज दिखा रहा था जिसको एक कन्वेंशनल मीडिया नहीं उठा रहा था। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ऊना और हरोली का मीडिया जो है इस तरीके के इश्यूज को नहीं रेस कर रहा है? मेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ था, इट वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर। मेरी गाड़ी को रैम किया गया था, उल्टाने की कोशिश की गई थी, मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद उल्टा मेरे ऊपर केस डाल दिया। आपने उसको किसी लोकल मीडिया के अंदर आते देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने इलीगल माइनिंग के ऊपर इतना कुछ बोला है, स्टोन क्रशर के ऊपर मैंने इतना कुछ दिखाया है। आपने किसी न्यूज़पेपर को देखा जो उस चीज़ को कवर कर रहा हो? किया हो तो शायद मेरी नज़र के सामने से तो नहीं गया। नहीं करता। दैट इज़ वाई उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ठीक है, क्योंकि मैं इन इश्यूज़ को दिखाने से डर नहीं रहा था। ठीक है। और उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम बताया कि सर ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर हमारा जो प्रधान है उसने 18 या 19 गाड़ियाँ अपनी ही खड़ी की हुई हैं, ठीक है, और वो हमारे पास काम आने नहीं देता, और वो कहते हैं वो इंडस्ट्री ऐसी है जिससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है हमारे एरिया में। अच्छा। अब मुद्दा उनका हाईलाइट वो करना चाहते थे, मीडिया मेरे पास था, मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा और दिखा दिया। ठीक है। 2-3 हफ्ते के बाद मेरे ऊपर FIR होगी। किसके थ्रू? उस कंपनी के थ्रू। अच्छा। जिसका नाम ट्रक यूनियन ने लिया था। अच्छा, ठीक है। कंप्लेंट डाली कि सुबह 7:30 बजे इस दिन रोहित हमारी फैक्ट्री में आया, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग की, इसके पास ड्रोन था, और इसने हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको डायर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ थ्रेट किया, फिरौती मांगी और मारपीट करके चला गया। अच्छा। और मुझे सुबह सुबह कॉल आ गई कि सर मैं टालियाल थाने से SHO बोल रहा हूँ, आपके अगेंस्ट FIR हुई है, आप प्लीज़ आइए यहाँ पे। उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम लगा था, बिकॉज मार्च 2025 से पहले पूरी लाइफ में मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं थी। ऑल्दो मैं लॉ स्टूडेंट था, लोग कहते हैं ना डर नहीं लगता, उस टाइम फर्स्ट टाइम लगा था जब फर्स्ट FIR हुई थी कि यार FIR होने लगी है। मैं चला गया वहाँ पे, और जब उन्होंने मुझे सारा का सारा केस बताया, मैंने उनको सिर्फ 2 पीस ऑफ एविडेंस दिए। मैंने कहा सर जब इन्होंने मेरी कंप्लेंट करवाई है कि मैं सुबह 7:30 बजे इनके यहाँ पे ब्रेकिंग एंड एंटरिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे घर के अंदर कैमराज लगे हैं, 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, 3 ही एग्जिट पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों कवर होते हैं। मैंने कहा रात को 9:30 बजे मैं अपना कुत्ता घुमा के घर के अंदर गया हूँ, और सुबह 8:30 बजे 8:45 बजे कुत्ता घुमाने के लिए ही बाहर निकला हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ है मेरे मोबाइल की टावर लोकेशन, दोनों चीज़ें निकलवा लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ था और मैं क्या कर रहा था। विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर ऑलरेडी FIR रजिस्टर हो चुकी थी। ठीक है। और फिर मुझे वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने साइड पे बुलाया, बोलते देखिए रोहित जी ऐसा है, जब आपने पब्लिक इंटरेस्ट के काम करने हैं तो ऐसी FIRs होती रहती हैं, इसके बाद में कैंसिलेशन रिपोर्ट भी डल जाएगी। सो आई वॉज नॉट वरीड, मुझे पता था कि मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, तो कोई बात नहीं, FIR डालिए, डाल लो, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। और आज वही स्टेटस है, उसके ऊपर ऑपोजिट साइड से कोई प्रूफ दिया नहीं गया। एंड लास्ट आई टॉक्ड विद द IO जिससे मैंने बात की, जो मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसने बोला कि सर हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट बना के भेज दी हुई है, हमारे सुपीरियर्स उसको क्लियर करेंगे एंड देन देखते हैं उसके बाद इसको खत्म कर देंगे हम। अच्छा, हो जाएगा खत्म है। या दैट वाज द केस। फेक आपके ऊपर क्यों किया उन्होंने ऐसा? आप हरोली को जब पूरे हिमाचल के अंदर सुनते हो तो आपको लगता है कि एक डेवलपमेंट का मॉडल है, हाँ, बट ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ट्री कटिंग भी हो रही है, इलीगल माइनिंग भी हो रही है, स्टोन क्रशर्स भी अनसाइंटिफिकली ऑपरेट कर रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर टिप्पर से लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेस हो रही है,
इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, बढ़ने भी वाला है, और इस चीज़ को कोई दिखा ही नहीं रहा। अच्छा। नाइदर द न्यूज़पेपर नॉर द इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक के ऊपर कोई नहीं दिखा रहा। ये एफआईआर एक अटेम्प्ट थी कि ये एक आम आदमी है, देख लेते हैं ये डरता है कि नहीं डरता है। क्या लगता है किसने किया होगा? बाय नेम उसके अंदर जो कंपनी थी उसके एचआर ने करवाई थी, तो कंपनी ने करवाई थी। बट अगर आप इसके अंदर पूछोगे किसने करवाई थी, मुझे लगता है कि जब भी हरोली में कुछ होते हैं उसके सारी चीज़ों के तार एक ही जगह पे जाते हैं। कहाँ पे? टॉप मोस्ट लेवल पे, व्हिच इज वो जो वहाँ के इलेक्टेड मंत्री हैं उनकी तरफ। वाई? लास्ट इलेक्शन हुआ था 2022 के अंदर, ट्रक यूनियन के मेंबर्स ने मुझे एक बात बहुत क्लियरली बोली, बोलते रोहित जी इस कंपनी के अगेंस्ट पुलिस क्यों कुछ करेगी, ट्रक यूनियन का जो प्रधान है वो क्यों कुछ करेगा? क्यों? बोलते जब यहाँ का मंत्री जीतता है, जिस गाड़ी के अंदर वो अपना विक्ट्री का जश्न मनाने के लिए आ रहा है, जिसके अंदर वो अपनी कैंपेनिंग कर रहा है, वो गाड़ी तो इस कंपनी ने दी हुई थी। इसका क्या प्रूफ है? मेरे पास वीडियोस हैं। मतलब किस चीज़ के? गाड़ी के? उस गाड़ी के ऊपर उस पॉलिटिशियन के। कोई ऐसे भी तो दे सकता है ना यार, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब कोई जान पहचान में भी दे दी या कुछ भी हो गया तो मतलब उसको उस तरीके से क्यों? वो जो गाड़ी है उसका बाद में मैंने वीडियोस निकलवाए थे कंपनी के अंदर से, और उसका नंबर निकला था उसके अंदर से। उस नंबर को मैंने हिमाचल परिवहन की वेबसाइट के अंदर डाला तो वो उस कंपनी के नाम पे था। ठीक है। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए एक कंपनी आपको गाड़ी क्यों दे रही है? आपके पास, आप 3 या 4 टर्म से जीत रहे हो, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपनी कैंपेनिंग के लिए अपनी गाड़ी यूज कर सकते हो? समटाइम्स बीच में और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। बट देन दिस इज क्विड प्रो क्यो ऑल्सो ना। अगर वो कंपनी कल को कोई रॉन्ग डूइंग करती है और उस कंपनी के ऊपर ना तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई एक्शन ले रहा है, ना उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले रहा है, उस कंपनी की एक कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर हो रही है, मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, उससे पहले 2021 या 2022 के अंदर उस कंपनी के सराउंडिंग्स के जो विलेजेस हैं उन्होंने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की थी, बहुत बड़ी प्रोटेस्ट। आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में और हिंदी के न्यूज़पेपर्स में अगर आप सर्च करके देखोगे ना उस कंपनी के नाम से, आपको वो प्रोटेस्ट कहीं पे मिलेंगी भी नहीं। ट्रक यूनियन के मेंबर्स जो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनके ऊपर 17 बंदों के ऊपर एफआईआर हुई थी। 17 या 18 के ऊपर। कब? 2021-2022 में। मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद हुई थी। ठीक है। मेरे पास न्यूज़ कटिंग्स हैं, आई विल शो इट टू यू। ठीक है। एक गांव है, उसके 60 से 70% लोग उस कंपनी के पोल्यूशन से बीमार हो रहे हैं, एडजॉइनिंग पंजाब के एरिया में, जिसको आपने कवर भी किया हुआ है। जिसको मैंने कवर भी किया हुआ है। इवन हरोली का जिस गांव में वो इंडस्ट्री है उसके लोग परेशान हो रहे हैं उससे, बट कोई एक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर, किसी को वो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? कैन इट बी सेड कि जो इलेक्शन के अंदर हेल्प हुई थी दैट वाज अ क्विड प्रो क्यो? तो एलिगेशन लगा रहे हो बहुत बड़ा। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में एक चीज़ कही जाती है ना कि जब भी किसी नेताजी के साथ किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो भी आ जाता है कि किसी केस में वो पाया गया जो में कि देखो जी इनके तो नेताजी का संबंध है, बाद में पता चलता है कि भाई ऐसे तो दिन में हज़ारों आते हैं मिलने वाले, उस टाइम पे अब नेताजी किसी को फिल्टर मारते रहे कि ये कौन, ये सही बंदा या गलत बंदा, ये वो वाले एंगल पे भी तो मतलब चीज़ें हो सकती हैं। फोटो खिंचवाना अलग चीज़ है, बेनिफिट होता लगना वो अलग चीज़ है। अच्छा, आप कह रहे हो कि जब उनके अगेंस्ट जो है चीज़ें नहीं की जा रही हैं, गिवन द प्रूफ इज देयर, तो मतलब आपको लग रहा है कि कनेक्शंस है। पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने लोगों के लिए एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये कंपनी पोल्यूशन करती है। अच्छा, ठीक है। हिमाचल का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि नहीं करती है। अब किसकी बात माने? अच्छा, पंजाब का कह रहा है कि पोल्यूशन करती है और हमारा नहीं कह रहा है। आपके पास वो रिपोर्ट है? मेरे पास नहीं है। Then how? मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ बिकॉज जिस गांव के अंदर वो हो रहा है वो मेरे पास है। नहीं, बट मतलब वो I'll give it to you। नहीं, वो आपको किससे पता लगी ऐसी कोई रिपोर्ट? जो गांव पूरा का पूरा बीमार है पंजाब का, वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। उनको उस गांव के अंदर मैंने उनकी टेस्टिमनीज ली हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने ये बातें बोली हुई हैं कि हमारे वाले जो पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे उन्होंने कहा था कि इस कंपनी से पोल्यूशन होता है। They have that documents। कहा था, but then there is no report as such। मतलब अभी मैंने एक RTI डाली है। अच्छा, उसमें आएगा? अभी उसके अंदर निकल आएगा। चलो, मैंने जो भी कंपनी कहीं पे भी काम करने लगती है उसको एक कंसेंट टू ऑपरेट का सर्टिफिकेट मिलता होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से। ठीक है। उसके अंदर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और हैजर्डस वेस्ट की कैसे मैनेजमेंट करनी है उसके कुछ रूल्स होते हैं। मैंने एक डिटेल्ड RTI डाली है और उसके अंदर मैंने सारे के सारे पैरामीटर्स मांगे हैं पिछले 3 साल के, और मेरे पास ऑलरेडी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं पर जहां पे कंप्लेंट हुई है एंड उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं। आपको नहीं लगता कि जब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और मतलब आप इस तरीके की बात अगर पब्लिक डोमेन में भी बोलते हो, अपने वीडियोस में भी आप बोलते ही हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भी फिर क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आती है? मैं उन फैमिलीज से मिला हुआ हूँ, उनको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जिनके बच्चे मरे हैं।
उस पोल्यूशन से। मैंने देखा था एक वीडियो, आपने शायद कुछ तो पब्लिश किया था, गाँव वालों को बिठाया था ऐसा, वो वाला, वही वाला? यस, मैं ऐसी फैमिली से मिला हूँ, उनके 5-5, 6-6 साल के बच्चों से बात किया है, हु आर फोर्स्ड कि उस कंपनी के बैक साइड में वो रह रहे हैं वहाँ पे, और वो दिन रात उस कंपनी का जो पोल्यूशन है वो झेलते हैं। मैं अपनी आंखों से बारिश के टाइम पे उस कंपनी के आगे से निकला हूँ और जीपीएस कैमरा के थ्रू मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं एज अ प्रूफ, जहाँ पे उस कंपनी से ब्लैक अनट्रीटेड वाटर छोड़ा जाता है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं विद जीपीएस कैमरा। कुछ किया उसके बाद आगे आपने? मैं बता रहा हूँ आपको, जिसके अंदर आसमान के ऊपर उस कंपनी के चिमने से निकलते धुएं से एक ब्लैक परत बनी हुई है। अच्छा। मेरे पास फोटोज हैं कि वो जो ब्लैक पानी है उसको जानवर पी रहे हैं। मेरे पास लोगों के घरों की फोटोज हैं जिनके आंगन जब सुबह आप सो के उठते हो तो ब्लैक कलर की राख से भरे होते हैं। अच्छा, इट इज दैट बैड। इस लेवल पे है तो ऑब्वियसली बात है यार, उनको बीमारियां तो होंगी। क्या क्या बीमारियां चल रही हैं वहाँ पे फिर? वहाँ पे लोगों को स्किन इन्फेक्शंस हो रही हैं, आई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो यूथ है वहाँ का, वो अपनी लेडीज को वहाँ से, अपनी वाइफ्स को वहाँ से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज 7-8 मंथ के अंदर गर्भपात हो रहे हैं। अच्छा। यस। और सबसे बड़ी बात है, जो ये कंपनी है जुरिस्डिक्शन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा लेती है। इट इज़ एग्जैक्टली एट हिमाचल एंड पंजाब बॉर्डर। ठीक है, अब जो हमारा हरोली का जो विंड पैटर्न है ना, वो नेचुरली पंजाब की तरफ को है। तो जितना पोल्यूशन निकलता है उसका थोड़ा हिस्सा हिमाचल में रहता है हवा की वजह से, पर मैक्सिमम पंजाब की तरफ जाता है। अब उससे कहीं ना कहीं पे जो कंपनी के एकदम पीछे फैमिलीज रहती हैं पास में, वो तो बीमार होती हैं, पर जो पंजाब का गाँव है उसमें लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। अब जब वो कंप्लेंट करते हैं, हिमाचल वाले कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कौन सा वोटर खराब हो रहा है। और जब वो अपने वहाँ पे पंजाब में कंप्लेंट करते हैं, वो कहते हैं कि हिमाचल के अंदर हमारी से नहीं है, हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। तो मतलब ना यहाँ के ना वहाँ के। जिस जगह पे वो बॉर्डर के ऊपर कंपनी है, उस कंपनी के सामने एक बॉर्डर के ऊपर ये कच्ची रोड जाती है जहाँ पे 3 स्टोन क्रशर्स हैं। अच्छा। पूरी रात उस गांव के अंदर से हजारों हजार टिप्पर निकलते हैं, 30-30, 40-40 टन के टिप्पर। उसके अंदर एक ऑपरेटिंग रोड नहीं है, पक्की बना ही नहीं सकते, बनाओगे टिप्पर से टूट जाएंगे। और दे आर सेइंग कि एवरी ईयर कम से कम 13 से 14 लोग उन टिप्परों के नीचे आके मरते हैं। एंड दे हैव सेड कि एक लड़का टिप्पर के नीचे आया, 5 किलोमीटर दूर जाके तो उसका सर ही मिला हमको। कब की बात है? लास्ट ईयर की। अरे बाप रे। और बोलते कोई इसको रोक नहीं रहा। हम अगर गांव के अंदर इसको रोड को जाम कर देते हैं, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है। लास्ट टाइम हमने इस कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, हमारे ऊपर एफआईआर हो गई। 3 महीने उन्होंने प्रोटेस्ट किया, 3 महीने, एंड इट डिडंट मेक न्यूज़। कोई न्यूज़ में नहीं आया। मैं सुबह उठता हूँ, मेरा सबसे पहला रिचुअल ये है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना है, थोड़ा बहुत हिमाचल का भी देखना है। मुझे कभी नहीं पता चला उसके बारे में कि ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है और इतनी प्रोटेस्ट भी चल रही है मेरे अपने ज़िले के अंदर। जब मैंने इन चीज़ों को पास से देखना शुरू किया तो मुझे पता चलना शुरू हुआ। एंड आई एम नॉट द ओनली वन कंप्लेनेंट। बहुत से लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, उन कंप्लेंट्स की कॉपी मेरे पास है, आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि किसी की खास कृपा है, कुछ तो हो रहा है। इट रेजेस डाउट, कौन इस कंपनी को बचा रहा है, क्यों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन नहीं ले रहा। व्हाट्स नेक्स्ट? आई एम प्रिपेयरिंग अ केस। मेरे ऊपर डेफेमेशन का 1 करोड़ का केस डाला हुआ है इसी कंपनी ने? यस, नॉट अ सिंगल बिट वरिड अबाउट दैट। केस डालना और उसको प्रूव करना बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। मैं तो एक बात बहुत सिंपल कहता हूँ, आप शीशे के घर में बैठते हो ना, दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते। मेरे ऊपर जो इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी बिठा के देख लो, मेरे बारे में एक चीज गलत नहीं मिलेगी। बट वंस आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई और प्रॉपर इंक्वायरी बैठ गई और मुझे लॉ आता है, और अगर एक बारी कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट्स निकल के आनी शुरू हो गई, इन्होंने तो अपनी कब्रें खुद खोद ली हुई हैं। अच्छा, इतनी वायलेशंस है। क्या किया आपने उस केस में जो ट्रक यूनियन वाला था? मैंने उनका मैटर हाईलाइट किया था, उसके बाद फिर मेरे ऊपर एफआईआर हो गई। अच्छा, वहाँ भी एफआईआर हो गई? हाँ, और जैसे ही हमारा ये मुद्दा हाईलाइट हुआ तो ट्रक यूनियन वालों को काम मिलना शुरू हो गया। अच्छा, सो दे वर सेटिस्फाइड। पर एफआईआर आपके ऊपर हो गई? हाँ। इलीगल माइनिंग्स का इशू भी आपने बहुत ज़्यादा उठाया है। इलीगल माइनिंग होती क्या है? माइनिंग के अंदर हमारे यहाँ पे 2 तरह की माइनिंग होती है। एक है रिवर बेड माइनिंग, ठीक है, और एक होती है हिल स्लोप माइनिंग। इनको हम लोग माइनर मिनरल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा सैंड आ जाता है, जो रेता होता है, बजरी आ जाता है और बोल्डर आ जाता है। जो हमारी स्वां रिवर है या फिर जो पठानकोट से ब्यास आ जाती है, इसका जो रिवर बेड है, इसके ऊपर से रेता मिलता है और बजरी मिलती है।
ये सारा का सारा जो रेता बजरी है ये यूज़ होता है डेवलपमेंट के अंदर। ये पंजाब के अंदर भी जाता है, दिल्ली तक भी जाता है। जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखते हो, ये जो टिप्पर में भर भर के जा रहा है वो सारा यहाँ से निकलता है। जो हमारा हरोली का एरिया है, जो ये गढ़शंकर की बेल्ट है, नवा शहर की बेल्ट है जो पठानकोट तक जाती है, ठीक है, इसके अंदर से एक गोल पत्थर निकलता है, वो और कहीं नहीं निकलता। अच्छा। और इसी की माइनिंग होती है। अब इस माइनिंग को करने के कुछ रूल्स हैं जो माइनर मिनरल रूल्स के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, सैंड माइनिंग की गाइडलाइंस हैं। क्या क्या है, कुछ बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, पर वो जो ब्लड डोनेशन होती है हम लोग एक लिमिट की कर सकते हैं। राइट। हम लोग सिर्फ उतना ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं जितना हमारा बॉडी दोबारा बना सकती है। अगर उससे ज़्यादा हम लोग उसका ब्लड निकाल लेंगे या डोनेट करवा लेंगे तो जो बॉडी है उसके ऊपर खतरा हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये जो माइनर मिनरल रूल्स होते हैं, जो सैंड माइनिंग के रूल्स हैं, वो बनाए गए हैं। एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है। बिल्कुल। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि उसके अंदर से आप कितना खनिज निकाल सकते हो जिसके बाद वो एरिया भी सर्वाइव कर जाए और हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चल सके। ठीक है। रिवर्स के अंदर जो ये सैंड आती है वो कहाँ से आती है? वो पीछे से आती है, वो रिप्लेनिश होती है। आप उसको ये नहीं है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में निकाल सकते हो, बिकॉज अगर आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में खोद के निकालोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो उसका बेस है वो गहरा होता चला जाएगा। गहरा होने से क्या होगा, जो उसके जो बांध होते हैं, जब पीछे से पानी का फ्लड आएगा तो वो धीरे धीरे इरोड होने शुरू हो जाएंगे। और जब इरोड होंगे तो वो चीज़ होगी जो आप पंजाब में अभी देख रहे थे। आपने देखा कई लोगों ने कहा कि जब फ्लड आए तो हमारी ज़मीनें बह गई। कभी सोचा कि वो ज़मीन कैसे बह सकती है? बिकॉज वो रिवर के साइड पे होती थी, खुद के वो थोड़ी सी नीचे हो गई हुई थी, और जब पानी का धक्का बजा तो फिर वो उसको खोखली हो गई थी, उसको वो खोखला करना उसने शुरू कर दिया। उसके रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 मीटर तक की माइनिंग कर सकते हो। उसके अंदर आपको अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लगाने होते हैं, फेंस लगानी होती है। आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर साइज की मशीन को यूज करके ही माइनिंग कर सकते हो। अच्छा। सिर्फ दिन के टाइम पे कर सकते हो, रात के टाइम पे नहीं कर सकते हो। पर आपकी वीडियोस में तो हमने रात वाले भी देखे। ठीक है, आप सिर्फ अपनी लीज दी हुई जगह के ऊपर कर सकते हो, किसी और की लैंड के ऊपर नहीं कर सकते हो। आपके माइनिंग प्लान्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने माइनिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपके डिफाइंड ट्रांसपोर्ट रूट होने चाहिए। वहां से डस्ट पोल्यूशन होगा, उसको सप्रेस आपने कैसे करना है। आप जो टिप्पर लेके जाओगे उनका वेट कितना होना चाहिए, उस टिप्पर के वेट के अकॉर्डिंगली आप किस रोड को यूज़ कर सकते हो। उस रोड को यूज़ करने से जो टिप्पर के चलने से एक वाइब्रेशन होती है, उससे अगर किसी के घर को नुकसान पहुंचता है तो वो आपने कैसे मिटिगेट करना है। इस लेवल तक की रूल्स है, इस लेवल तक के होते हैं। ठीक है, आपकी नॉइज़ कितनी होनी चाहिए, डस्ट सप्रेशन के लिए आपने किस किस तरह की मशीन्स लगानी है, आपने उसको वॉल्स क्रिएट करनी है, आपने प्लांटेशन कितनी करनी है। ऐसे बहुत से रूल्स होते हैं। आपने ब्रिजेस से कितनी दूर करनी है, बांध से कितनी दूर करनी है, कितनी डेप्थ तक करनी है, ये सब कुछ होता है। ठीक है। अगर इन रूल्स के बाहर जाके आप कोई भी माइनिंग करते हो, दैट इज इलीगल। अच्छा। हो क्या रहा था या रहा है, और हो क्या रहा है कि जितनी भी माइनिंग हो रही है वो सब इन रूल्स को तोड़ के की जा रही है। एंड दैट इज व्हेन मैंने इस चीज को दिखाना शुरू किया। अब माइनिंग हो सकता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों को रेता बजरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी कि एनवायरनमेंट खराब ना हो। आई मीन, आपका एक 1500 लोगों का एक गांव है, आपने उससे 500 मीटर की दूरी के ऊपर एक स्टोन क्रशर एस्टेब्लिश कर लिया और आपने हिल स्लोप माइनिंग की परमिशन ले ली। पर 500 मीटर दूर थे, आपने पहाड़ काटना शुरू किया और पहाड़ काट काट के आप गांव के पास पहुंचने शुरू हो गए। जो वहां से डस्ट उड़ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे घरों की छतों के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर गिर रही है, हमारे अनाज के ऊपर गिर रही है। उस डस्ट से हम लोग बीमार हो रहे हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी। अब जिस रोड को ये लोग यूज करते थे वो रोड बिल्कुल कच्ची है, वहां से दन दन आते टिप्पर्स आते थे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी तो छोटी गाड़ियां होती हैं, हम लोग जब उनको सड़क के ऊपर लेके चलते हैं उनकी ब्रेक मारनी बड़ी इजी होती है। हम लोग हैंड ब्रेक लगा देते हैं, कस के ब्रेक मारते हैं, वो स्किड करती है, रुक जाती है। इमेजिन करो कि एक ट्रक है, उसका अपना जो वेट है वो 5 टन का है, उसके ऊपर अलाउड वेट है 10-12 टन का, पर उसके ऊपर 30-30 टन का सामान आ रहा है। वो एक चलती फिरती गोली बन जाता है जिसको रोकना मुश्किल हो जाता है। आप सोचो, जब वो 40 टन की चीज़ किसी गाड़ी को बजेगी, मारुति 800 को, एक डिज़ायर को या एक फॉर्च्यूनर को भी, तो वो इतना बड़ा पत्थर जब उसको बजेगा, उस मोमेंटम पे क्या हाल करेगा। किसी जानवर के ऊपर चढ़ेगा तो क्या करेगा। महंदवानी गाँव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने कहा कि वो टिप्पर्स निकलते हैं रात को, अपने आप मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, एक रात के अंदर 1000 टिप्पर निकले हैं वहाँ से, दनादन चले हुए हैं।
आप रोड के ऊपर बैठो ना, आपके पास से बस निकलेगी ना, आप जिस दुकान के अंदर बैठे होगे वो शेक करती है। नाउ इमेजिन फॉर द होल डे वो पूरी की पूरी दुकान के ऊपर से टिप्पर निकलते जा रहे हैं और वो शेक करी जा रही है, शेक करी जा रही है। अल्टीमेटली ये लोग, ये जो घर हैं ये लेगोज नहीं है, दे आर ब्रिक, सीमेंट। राइट। वाइब्रेशन होती है तो उनके जोड़ धीरे धीरे कमजोर होते हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के घर हैं जिनके सर के ऊपर से टिप्पर निकलते हैं, क्रैक्स आगे हुए हैं। अपनी वेल्डिंग की शॉप पे बोलते सर मैं कितनी बारी अपने क्रैक्स भरवाऊं, कोई चेक नहीं कर रहा। कोई चेक नहीं कर रहा। पूरे हरोली के अंदर एक भी ट्रैफिक कैमरे से आज तक एक टिप्पर का चालान नहीं हुआ। और जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे बोलते सर कैमरे से हम लोग इसका वेट कैसे नापें। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कैमरे से आप इसका वेट नहीं नाप सकते तो माइनिंग चेक पोस्ट तो होंगी जो चेक करती होंगी। हाँ। नहीं, पर नहीं हुआ चालान उनसे भी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ उस गांव का नाम है गौनपुर जयचंद। उसके साथ पंजाब का गांव लगता है महंदवानी। ओके। इन दोनों गांव के बॉर्डर के ऊपर 2 क्रशर्स हैं और इस गांव के बॉर्डर से रोज रात को 1000-1500 टिप्पर निकलते हैं। वहां पे कोई माइनिंग चेक पोस्ट नहीं है। आई मीन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका काम है चेक करना कि क्या इनके पास एक प्रॉपर एक्स फॉर्म है, ट्रांजिट फॉर्म्स, जिससे पता चलता है कि ये इतना सामान लेके जा रहा है, इतनी रॉयल्टी इसने गवर्नमेंट को पे की है और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। वो चेक करने वाला वहां पे है ही नहीं कोई भी। 1000 टिप्पर जो मैं कह रहा हूँ रात का, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। एक टिप्पर के रॉ मटेरियल को आप 25,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। उस फिगर को आप चलो मान लो ये सैटरडे संडे को नहीं काम करते होंगे, महीने के 22 दिन के साथ मल्टीप्लाई कर लो। मान लो 2 महीने बीच में ये मानसून के नहीं काम करते, ठीक है। इस सारी फिगर को आप 300 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, दिस वैल्यू गोज इन ह्यूज नंबर, 300-400 करोड़। नाउ माय क्वेश्चन इज, वहां पे कोई माइनिंग चेक पोस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? वहां के जो विधायक हैं जो कहते हैं कि हरोली एक डेवलपमेंट का मॉडल है, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं है? दिस इज योर होम विलेज, आपका घर है यहाँ पे। क्या आपको 25 साल में ये नहीं पता चला या 10 साल में ये नहीं पता चला जब से ये यहाँ पे क्रशर्स लगे हैं कि इतने टिप्पर निकलते हैं इस गांव में से और यहाँ पे माइनिंग चेक पोस्ट नहीं है? चलो नहीं पता था, मैंने बता दिया, अब लगवा दो। आपको इनके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि ये लोग सारा काम लीगल कर रहे हैं कि आपने वहां पे माइनिंग चेक पोस्ट बनवाई नहीं है। मैं कुछ इलीगल चीज नहीं मांग रहा हूँ, मैंने मेल की उस चीज के रिगार्डिंग, कंप्लेंट रेज की। किसको? माइनिंग डिपार्टमेंट को, नो आंसर। डीसी को, नो आंसर। यस, अब आप मुझे बताओ क्यों नहीं उनको रोका जा रहा? क्वेश्चन तो वैलिड है आपका। आप एक बारी शिवालिक रेंज को देखो जरा, जो हरोली से लेके बद्दी तक जाती है, इट इज गेटिंग डिफॉरेस्टेड। जगह जगह पे क्रशर्स लगे हुए हैं, जो मर्जी गांव उठा लो आपको गांव दिखेगा और गांव के बीच में आपको एक कैंसर की तरह एक स्टोन क्रशर दिखेगा जो धीरे धीरे उसको खाता जा रहा है। एक आम आदमी को पेड़ काटना अलाउड नहीं है, वो 1 या 2 पेड़ काट सकता है, वो भी उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। ये स्टोन क्रशर्स हिल स्लोप्स के अंदर जाके वर्क करते हैं। वहां पे जब ये मिट्टी निकालते हैं तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर ये लोग क्या कहते हैं कि दिस इज अ बैरन लैंड। मेरे ड्रोन शॉट्स के अंदर तो वहां पे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। अगर एक आम आदमी के घर में मौत हो जाती है, वो कहता है कि मैं अपना मुझे लकड़ी नहीं मिल रही, मैं पेड़ काट लेता हूँ, उसको तो परमिशन नहीं मिलती या लेनी पड़ती है। पर ये लोग जो दिन दिहाड़े वहां पे पहाड़ काटते जा रहे हैं, उसके पेड़ कहाँ जा रहे हैं? दूसरी चीज, इनके माइनिंग प्लान के अकॉर्डिंगली एक सर्टेन डेप्थ तक ये लोग पहाड़ काट सकते हैं, पर मैंने ऐसे केसेस देखे जहां पे 100 फीट 150 फीट पहाड़ काट दिया हुआ है। अच्छा, नीचे की तरफ को। कहाँ पे? कुठार बीत के अंदर देखा, पोलियां बीत के अंदर देखा, कौन सा गांव है जहां नहीं देखा? नंगल खुर्द के अंदर देखा। कोई एफआईआर हुई आपके अगेंस्ट इस केस में भी? मेरे ऊपर एफआईआर कर नहीं सकते थे इस केस के अंदर, बिकॉज मैं इनकी वीडियो दिखाने से पहले हमेशा कंप्लेंट रेज करता था। अच्छा, अगर कंप्लेंट ना रेज करता तो इन्होंने एफआईआर जरूर करवानी थी मेरे ऊपर कि ये वीडियो दिखा दिखा के हमको ब्लैकमेल कर रहा है फिरौती के लिए। अच्छा, पर जिसने तो ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी वो फिरौती क्या मांगेगा, इसलिए इनको पता था कि मेरी कंप्लेंट करा के कुछ होगा नहीं। पर डर नहीं लगता इस वाले माफिया से? अगर इतना बड़ा नेक्सस है ये, फॉर एग्जांपल, किसी को तो बोलना पड़ेगा। ऑपोजिशन क्या कर रही है? उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका और इफेक्ट क्या आता है। जहां पे माइनिंग होती है ना, वहां के जो पानी के लेवल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। दैट इज वो लोगों का नुकसान है वहां पे, ठीक है। हमारे स्वां के पास कई लोगों ने अपनी जमीनें बाई हुई हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पानी के लेवल नीचे चले गए हुए हैं। अब 5-6 साल के बाद जब पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, उस बंदे को अपना जो बोर है वो और नीचे करना पड़ेगा और 3-4 लाख रुपया लगता है उसके अंदर। वहां पे उसका लॉस है। और मीडिया इस चीज को बोलता क्यों नहीं है? बिकॉज मीडिया इज एक्सटॉर्शनिस्ट। व्हाट दे डू इज, इनके पास जाएंगे, तुम लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हो, हमने तुम्हारा वीडियो बनाया है, एंड दे विल पे देम समथिंग, और वो अपना वीडियो वहीं पे ठंडे खाते में डाल देंगे। कोई प्रूफ है? मैंने जब माइनिंग के बारे में डालना शुरू किया तो हमारे वहाँ से एक वरिष्ठ पत्रकार थे,
उन्होंने अगले दिन एक न्यूज़पेपर के अंदर इस सारी इलीगल माइनिंग को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की। कैसे? खनन करने वाले जो हैं वो उद्योगपति हैं, उनका तो इतना नुकसान हो रहा है, ये लोग रोजगार जनरेट करते हैं और इनको खनन माफिया कहा जाता है। ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट सिंपैथी फॉर देम बिकॉज आई वॉज शोइंग टू पीपल कि ये लोग कर क्या रहे हैं। लुक, एक आम आदमी के लिए डेवलपमेंट क्या है? एक सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन गई, टोबा बन गया, एक सड़क बन गई, बट टेल मी, इज दैट डेवलपमेंट? आपके अकॉर्डिंगली क्या है? मेरे अकॉर्डिंगली वो डेवलपमेंट नहीं है। हरोली के अंदर जिस तरीके की सड़कें बनी हुई है, क्या वो हिमाचल के अंदर और जगह नहीं बनी हुई? बनी है, बिल्कुल बनी है। पंजाब मैं कभी हरोली आया नहीं हूँ, बट पंजाब में भी बनी हुई है, और भी गांव है जहां पे वो सड़कें बनी हुई है। क्या हरोली के अंदर जो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बनी हुई है वो हिमाचल की बाकी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग से क्या अलग तरह की बिल्डिंग है? आई मीन, क्या वो ब्रिटिश एरा की किसी हवेली की डिजाइन पे बनाई हुई है, या फिर उसका कोई ताजमहल टाइप का उसका कुछ अलग आर्किटेक्चर यूज किया है विच सेज की दैट इट्स अ डेवलपमेंट मॉडल? स्टेट्स ने या सेंटर्स ने फंड एलोकेट किए, धीरे धीरे काम कम या ज्यादा मात्रा में हर जगह पहुंचा। टोबों की ब्यूटिफिकेशन हुई है। मैं आपको टोबों के बारे में बताता हूँ। मुझे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, बोलते सर इन टोबों के अंदर कितना पैसा खाया गया है, हम आपको बताते हैं। बोलते कई टोबे ऐसे हैं जिनकी ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर ठेके किए गए, टोबे बने भी नहीं और उसके अंदर से करोड़ों करोड़ों पैसे खाए गए हैं। मेरी 15 RTIs आज तक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ पेंडिंग है। अच्छा। 3 महीने से। अच्छा। मुझे ये नहीं बता रहे कि किस टोबे के अंदर किस ठेकेदार को किया, उस ठेकेदार को चूज करने का रीजन क्या था, उसके अंदर जो लोहे की ग्रिल्स थी कितने की लगी, ईंट कितनी लगी, सोलर लाइट कितने की लगी, कितने का ठेका किया गया, मुझे बताओ। 2 बरी डाली है मैंने, नहीं दे रहे ना उसको देखते तक नहीं है। आम आदमी जिसको पता नहीं है कि RTI कैसे डालते हैं, बेसिक सा प्रोसीजर बताओ। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक PIO ऑफिसर होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होगा, DC ऑफिस का होगा, SP ऑफिस का होगा। अगर आपको उसका पता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप उस डिपार्टमेंट के हेड को डालोगे तो भी वो आपकी एप्लीकेशन को सही जगह पे मूव कर देगा। ठीक है। उसके अंदर आपने सिंपल सब्जेक्ट डालना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। हाँ, एक एप्लीकेशन लिखनी है कि उसका सब्जेक्ट है आई एम सीकिंग इन्फॉर्मेशन दिस एंड दिस इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI Act 2005। RTI 2005। RTI Act 2005। ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर जिस भी लैंग्वेज में आपको आता है उसके अंदर आप अपना लिख दो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन इस साल की चाहिए। ठीक है। आप सारा उसके अंदर मेंशन कर दो और एंड में उसके अंदर आप ये चीज लिख दो कि इसके लिए जो IPO लगता है 10 रुपए का, वो मैंने साथ में लगा दिया हुआ है, उस IPO का नंबर लिख दो और उस PIO के नाम के अंदर उसकी डिटेल्स भर दो। वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाता होता है। IPO। यस। ठीक है। ठीक है। एंड देन आप उसको नीचे अपना नाम वगैरह लिखो एंड देन यू सिंपली सेंड इट टू देम। अगर डिपार्टमेंट में वो एप्लीकेशन गलत जगह भी पहुंच गई तो RTI के अंदर एक सेक्शन है विच सेज कि अगर आपके पास RTI की एप्लीकेशन आई है तो उसको सही डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। ठीक है। एंड देन 30 डेज में उसका रिप्लाई आपको देना होता है। अच्छा, ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी होता है। आपका क्यों नहीं आया आंसर अभी तक? बिकॉज इस RTI के रिप्लाईज में ये लोग फंसेंगे। अल्टीमेटली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बक कहां पे स्टॉप करता है? उसके इलेक्टेड लीडर के ऊपर। अगर मेरे ड्रोन से मुझे पता चल सकता है कि यहां पे पहाड़ इस कदर तक खाए गए हैं तो जो व्यक्ति चुनाव के बाद अपने हेलीकॉप्टर्स में आता है क्या उसको कभी दिखाई नहीं दिया गया होगा? क्या उसके तक लोगों ने ये बात नहीं पहुंचाई होगी कि सर यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है या फिर अवैध स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं? कई बारी क्वेश्चंस भी पूछे मीडिया ने, आंसर क्यों नहीं किया आज तक? एक स्पेसिफिक इंटरव्यू हुआ था, वहां पे उनको पूछा गया इस बारे में, सर आप अवैध खनन माफिया के बारे में क्या बोलोगे? किसने किया था इंटरव्यू? ये धर्मशाला में हुआ था। आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट। अच्छा, उदयवीर जी ने किया था। या ठीक है। अब वहां पर जब क्वेश्चन पूछा कि सर अवैध खनन के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो, उन्होंने आंसर कोई नहीं दिया, उसका कोई क्रेडिबल आंसर नहीं दिया। बट दे सेड कि मैं ऊना के अंदर फिरौतियां और रंगदारियां नहीं चलने दूंगा। इलीगल माइनिंग के ऊपर से फिरौती एंड रंगदारी कहां से आ गई? इज इट पॉसिबल ये जो अवैध खनन माफिया है फिरौती और रंगदारी को हिमाचल में लेके आने वाला ही वही है? इज इट पॉसिबल? इसी से जुड़ा हुआ फिर मेरा एक सवाल है, जब आपने खुद ही इस चीज़ के ऊपर बोला है कि उनका एक रिमार्क आया था कि फिरौती और रंगदारी ऊना में नहीं चलने दूंगा, आपके बारे में भी एक बात कही जाती है कि आपके पीछे जो सपोर्ट है वो अमरीश राणा, जिनको हिमाचल का मीडिया जो है पहला बाहुबली कहता है, आपके पीछे उनकी सपोर्ट है। एक दूसरा, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है बिकॉज अमरीश राणा और जिनकी आप बात कर रहे हो मंत्री जी, उनके संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं, पब्लिक डोमेन में ये बात है। इस बात में कितनी सच्चाई है? लुक, अमरीश राणा के साथ जो मेरे रिलेशंस हैं, एक तो वो बहुत पुराने जाते हैं मेरे ब्रदर के थ्रू। अच्छा। और दूसरा मेरे खुद के रिलेशंस भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं।
विद डैट असाइड, क्या मैं लोगों से बात भी ना करूं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो आप। उनके साथ पॉडकास्ट भी ना करूं? क्या मुझे हमेशा किसी की छत्र छाया में देखा जाएगा? आई मीन जब मैंने इलीगल ट्री कटिंग का मुद्दा उठाया था, मैंने अपने आप उठाया था। ठीक है। मैंने पीर निगाह का मुद्दा उठाया था, अपने आप उठाया था। उसके बाद मैंने इलीगल माइनिंग के बारे में बोलना शुरू किया, वो भी मैंने अपने आप उठाया था। हर जगह पे मेरी ट्राई बस एक है। मैंने कभी भी अपने फैमिली कनेक्शंस को यूज नहीं किया, कभी भी अपने फैमिली नेम को यूज नहीं किया, बिकॉज मैं चाहता था कि जब मुझे काम करना है ना, तो वो काम मैं करूं, उसके लिए मुझे किसी की पॉलिटिकली हेल्प ना लेनी पड़े। ठीक है। अगर मैं किसी मुद्दे को उठा रहा हूं, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इस मुद्दे को उठाते हुए मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, और अकेला होने के बाद अगर मैं उसको लेके आगे चल सकता हूं तो मैं वो मुद्दा उठाता हूं। ठीक है। अदरवाइज मैं कभी कोई मुद्दा नहीं उठाता। ठीक है। अब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ उस चीज के अंदर। तब तो अमरीश राणा जो थे वो तो जेल के अंदर थे। अच्छा, आई हैव नो आइडिया। हाँ, ठीक है। तो वो कैसे प्रिवेंट कर लेते? उससे पहले 5 जुलाई के आसपास उन्ना पुलिस ने मुझे पूरे शहर के अंदर पब्लिक डिस्प्ले के अंदर पूरा मेरे को डराने धमकाने की कोशिश की थी। मेरे घर के सर्च वारंट्स लिए थे। हाँ, आपको लेके भी जा रहे थे, कई वीडियो भी आपने पब्लिश किया था। ठीक है। तब भी अमरीश राणा वहां पे नहीं थे। ठीक है। उससे पहले मेरे ऊपर FIRs हुई थी। आई मीन अगर उनकी इमेज उस तरीके से है पब्लिक डोमेन के अंदर, और अगर मैंने उनको इस तरीके से यूज करना होता तो मैं गुंडागर्दी कर रहा होता। पर मेरे ऊपर तो FIRs हो रही हैं, मैं तो कोर्ट के अंदर लड़ रहा हूँ, मैं तो डिपार्टमेंट्स के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। और मैं उनके साथ लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि लॉफुली जो आपको काम करना चाहिए वो काम आप करो। उनके साथ एसोसिएटेड मेरे को तब बोलते ना, एक बंदा बोल देता कि अमरीश राणा के थ्रू उनको धमकी आई है, या अमरीश राणा ने किसी को बोला हो कि अगर रोहित को कुछ कहा तो मैं ऐसा कर दूंगा, या किसी की पिटाई की हो, या किसी को धमकी भरे कॉल गए हो। मेरे को धमकी के कॉल्स भी आए हैं, न्यूज़ के अंदर शरेआम अखबारों के अंदर मेरे बारे में कहा गया इसको उठा लेंगे, मेरे ऊपर पुलिस तक छोड़ी गई है, अटैक्स हो गए हुए हैं। और क्या चाहिए? सवाल का साफ सा जवाब कि क्या आपके पीछे अमरीश राणा का हाथ है? मेरे उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है। मेरी उनकी मदर से बात होती है। ठीक है। उनके बाकी रिलेटिव से बात होती है। ठीक है। बट मेरी लाइफ का एक असूल है, मैं आज तक अपने एक भी नॉन कॉन्टेक्ट के पास मदद मांगने नहीं गया। ठीक है। ना कभी किसी पॉलिटिशियन के पास, ना कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, ना कभी किसी फैमिली फ्रेंड के पास। इस तरह की अफवाहें क्यों उठती हैं? ये जस्ट बिकॉज लोग देखते हैं। आई थिंक लेट देम स्पेकुलेट। मैं हेल्प ले सकता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। बल्क ड्रग पार्क के अगेंस्ट रोहित कटवाल क्यों है, ये लोग जानना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप जो है एंटी डेवलपमेंट हो, और बल्क ड्रग पार्क से जो है थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की कायापलट होने वाली है। तो रोहित उसको अपोज क्यों कर रहे हैं? मेरा एक वीडियो दिखाओ जहां पर मैंने बल्क ड्रग पार्क को अपोज किया हो। तो पर माहौल तो ऐसे बनाया जा रहा है ना। जब ऐसे प्रोजेक्ट्स को लगाया जाता है ना, तो उसके अंदर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए आपकी एक EIA रिपोर्ट होती है, इट्स टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सारी की सारी डिटेल्स दी गई होती हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे लगाया जाएगा, एंड उस रिपोर्ट को फाइनलाइज होने से पहले उसकी एक पब्लिक हियरिंग होती है। हमारे एरियाज में जब एक स्टोन क्रशर भी लगता है ना, तो भी एक पूरा का पूरा गाँव आता है, 300-400 लोग आते हैं और उसके एक पब्लिक हियरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड वो अपने कंसर्न्स बताते हैं कि यहाँ पे डस्ट पोल्यूशन होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। ठीक है। बल्क ड्रग पार्क की 1923 करोड़ के प्रोजेक्ट की जब पब्लिक हियरिंग हुई थी, उसके अंदर 115 लोग थे बस, और टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ 4, और उन चारों को भी एडिक्वेटली आंसर नहीं किया गया। तो क्या लोग आए ही नहीं, या फिर लोगों को बताया ही नहीं गया? मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे पब्लिक हियरिंग है। पर पब्लिक हियरिंग करने के और भी तरीके होते हैं। उसके अंदर अगर आपको हर न्यूज़पेपर में तो डालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं, आपको ड्रम बीटिंग्स करनी पड़ती हैं, जाके अनाउंसमेंट्स करनी पड़ती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर API मैन्युफैक्चर होंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जिसका इफेक्ट अगर गलत तरीके से हो बहुत डैमेजिंग होगा। जब वो एक ऐसे बॉर्डर एरिया पे लग रहा है जिसके अंदर उसका इफेक्ट दूसरी स्टेट को भी होगा, हमारी स्टेट को भी होगा, आपको एक पब्लिक हियरिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिवली करनी होती है। उसकी वो नहीं की गई। ठीक है। लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में। आफ्टर दैट जब मैंने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ा, और मैंने 2 महीने पढ़ा, मैंने एक्सपर्ट्स के साथ बात की, उसमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज थी। अच्छा। सबसे पहली चीज जिसने मेरे कान खड़े कर दिए थे वो थे पानी की रिक्वायरमेंट। हमारा जो एरिया है वो बीट एरिया है, पत्थरों का एरिया है। वहां पे पानी जो है ना, जो स्वां के पास वाले एरियाज हैं
जो अभी तक माइनिंग से ज़्यादा इन्फेस्टेड नहीं थे अभी तक, अब हो रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे तो पानी होता था, पर बीट एरिया के अंदर पानी बहुत ज़्यादा गहराई में जाके मिलता था एंड इट वाज ऑलवेज एट अ क्रिटिकल लेवल। ठीक है। बलड्रग पार्क की पानी की रिक्वायरमेंट एक दिन की 1.5 करोड़ लीटर की थी। 1.5 करोड़ लीटर साल का 550 करोड़ लीटर होता है। ठीक है। होता क्या है कि ये जो अंडरग्राउंड एक्वेफर्स होते हैं, जब आप एरिया के अंदर पानी को सक करते हो तो वो एक फनल टाइप बन जाती है। जब वो पानी सक होता रहता है, ठीक है, तो पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे की तरफ को जाना शुरू हो। ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतना पानी यहाँ से निकाला जाएगा, जो लोग इरिगेशन के लिए, पीने के लिए पानी यूज करते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे। अब उसका आंसर इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर था। 15-20 किलोमीटर दूर सतलुज था जिसके अंदर बहुत पानी था और वहां से पाइपलाइन डाल के पानी निकाला जा सकता था, जिसको इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर प्रपोज किया गया था। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन वाज, अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि आप सतलुज से पानी ला सकते हो, तो फिर आप ट्यूबवेल करके पानी क्यों निकालना चाहते हो? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, आप डबल जगह पे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? क्या आंसर मिला? मुझे कोई आंसर नहीं मिला, मुझे आंसर दिया ही नहीं गया इस चीज के ऊपर। और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इट वाज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अपने लोगों को कॉम्पेंसेट करना था। पर यार इस कॉस्ट पे, दैट इज द क्वेश्चन ना। अगर आप देखो, सतलुज के अंदर से आप पानी निकालो, पंजाब को प्रॉब्लम नहीं है। सतलुज के अंदर से आप पानी निकालो, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीबीएमबी से आई थिंक लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिमाचल के अंदर आता है। ठीक है, हिमाचल के अंदर इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। जितना पानी 1.5 करोड़ लीटर था, जितना वहां पे उस रिजर्वायर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी उससे, किसी को कम नहीं हो रहा था। कम नहीं होता, बट उसके आई थिंक जहां तक मैंने सुना था कि बीबीएमबी के अंडर है सारा का सारा पानी, और वो पानी वहां से निकालना बड़ा आसान भी नहीं है। नहीं, वो मिल जाना था, पाइपलाइंस बिछ जानी थी। अगर ट्यूबवेल्स की पाइपलाइन बलड्रग पार्क के एरिया से चारों तरफ बिछ सकती है, तो वहां पर एक पाइपलाइन क्यों नहीं बिछ सकती? ठीक है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे कि एक तो कहीं ना कहीं पे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका खेल था। ठीक है। और दूसरा मेरा डर ये है कि डाउन द लाइन ये लोग कह तो रहे हैं कि 3 साल के बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे। आज तक कौन सी गवर्नमेंट है जो अपनी टाइमलाइन के ऊपर चली है? बंद करते करते भी 10 साल लगा देंगे, और उसके बाद जब यहाँ पे एक वाटर स्कार्सिटी खड़ी हो जाएगी, इतनी देर तक जब आप अंडरग्राउंड एक्वीफर्स को यूज करोगे, इज इट पॉसिबल कि दिल्ली की तरह यहाँ पे भी टैंकर माफिया चल पड़ेगा? सेकेंड थिंग इज, इनकी अपनी शीट्स में लिखा गया था कि यहाँ पर किस किस तरीके का पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। इट वॉज CO2, COX, NOx, SOx, बेसिकली सल्फर था, नाइट्रोजन था, BTX था, बेंजीन, टोलुइन, ज़ाइलिन। जब इनके ऊपर मैंने रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू किए, देवर स्किन इरिटेंट्स, ठीक है, देवर कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग, और उसके लिए इन्होंने मेजर्स भी दिए हुए थे जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। 100% रिमूव नहीं किया जा सकता। नाउ टेल मी वन थिंग, बद्दी के अंदर ड्रग्स बनते हैं, उन ड्रग्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच इज फार मोर डेंजरस, वो वहां पर बनने थे। 1 यूनिट नहीं, 80 यूनिट्स। मैं एक फार्मा के प्रोफेसर से मिला और उसको मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा क्या इसका पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है? बोलता जिस तरीके की यहाँ पे मेडिसिन बननी है, अगर एक पैरासीटामोल भी बनती है, उसके अंदर भी जो इंग्रेडिएंट होता है ना, अगर वो बोलते लीक कर जाए तो इट इज कैंसर कॉजिंग। अच्छा। ठीक है। वर्ल्ड के अंदर एक भी फार्मा हब ऐसा नहीं है जो ये बात बोल सके कि हम लोग पोल्यूशन को मिटिगेट कर देंगे 100%। दे कांट। 80 से 100 यूनिट्स है जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करेंगे। तो देयर विल बी, ठीक है, आप लोग CETP लगा दोगे, आप वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम्स लगा दोगे, ठीक है, TSDF लगा लोगे, वो सारी की सारी मशीन्स एक पर्टिकुलर तरह के वेस्ट को मैनेज करने के लिए है। पर जब 80 यूनिट्स का या 100 यूनिट्स का एक कॉकटेल ऑफ एमिशन निकलेगा, चाहे वो फ्यूजिटिव है, छोटे मोटे हैं, ओवर अ लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ लेट्स से 10-15 ईयर्स, क्या आप उसको बिल्कुल मिटिगेट कर सकते हो? ठीक है, चलो छोड़ दो इस बात को। मेरे पास एक इंडस्ट्री है जिसको हम लोग ट्रक यूनियन के टाइम से बात कर रहे हैं। ठीक है। उसकी विसिनिटी के अंदर 1 गांव है, 2 गांव है, उसके 70% लोग बीमार हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो संभाली नहीं जा रही है, और आप बोल रहे हो कि 100 इंडस्ट्री वाला नेशनल डेवलपमेंट का हम लोग प्रोजेक्ट लेके आ जाए, हम उसको संभाल लेंगे। आसपास कितना दूर है गांव जो जहाँ ये बलड्रग पार्क लग रहा है? सेंटर में है। अच्छा। साथ में कुठार बीत है, साथ में पोलियां है, साथ में जेजो है, साथ में माइनिंग भी होती है। उसकी पेरिफेरी के ऊपर माइनिंग है जो मैंने कैच करके दिखाई थी। माइनिंग से कल को बलड्रग पार्क को दिक्कत नहीं होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको एक बात और बता दूं,
एनजीटी के अंदर मैं पिटिशनर हूँ। मैंने सारी की सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं और उसके अंदर मैंने अब ये पार्ट डाला है कि सर बर्डरक पार्क का जो पेरिफ्री है उस पेरिफ्री के ऊपर माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग होती है और उसका जो नेचुरल फ्लो है पानी का सारा बर्डरक पार्क की तरफ को है। अच्छा, आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहीं पे भी उस बात को मेंशन नहीं किया हुआ कि इस एरिया के अंदर माइनिंग होती है। माइनिंग का मेंशन ही नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर देयर इज नो वर्ड ऑन माइनिंग। बट अभी मैं कुछ एक वो इश्तिहार देख रहा था बहुत सारे कि एनजीटी ने क्लियरेंस दे दिया है बर्डरक पार्क को। मुख्यमंत्री जी का फोटो एक तरफ लगा हुआ था और लोग अलग अलग आभार जता रहे थे कि बहुत बढ़िया चीज। इसका मतलब एक बात तो प्रूव होगी कि मैं एनजीटी में सही रीजंस के लिए गया था। एनजीटी के अंदर अब ये लोग पढ़ते नहीं है। एनजीटी के अंदर जिस दिन मैं अपनी पिटीशन लेके गया था ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, उस टाइम तक इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली थी और मुझे उस बात का पता नहीं था। ठीक है। जिस दिन मैंने एनजीटी में जाना था उससे पिछले दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने पब्लिकली आके बोल दिया कि इस प्रोजेक्ट को अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली। और मेरी जितनी भी ऑब्जेक्शन थी इस प्रोजेक्ट को रिगार्डिंग वो सारी सेफ्टी को रिगार्डिंग थी कि वाइल्ड लाइफ का क्या होगा, पेड़ों का क्या होगा, पोल्यूशन को कैसे मैनेज करोगे एंड पानी का क्या करोगे, दीज ऑल थिंग्स। एनजीटी में मेरा केस सुनने के बाद मुझे जजेस ने सीधा ही बोल दिया, बोलते स्टॉप। मैंने कहा यस सर, हमें कोई कंसर्न नहीं है कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है, हमें ये बताओ कि इसके ऊपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली है कि नहीं मिली है। मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, इन्होंने खुद पिछले दिन दे दिया था। अच्छा, अगर मैं कह देता ना कि सर मुझे नहीं पता, एनजीटी ने मेरी पिटीशन उठा के बाहर फेंक देनी थी। मैंने कह दिया, मेरे को याद आ गया, मैंने कहा सर नहीं मिली है। बोलते शो इट टू अस। मैंने कहा सर मेरे पास अभी तो है नहीं, गिव मी मोर टाइम। उन्होंने फिर मुझे टाइम दिया। आई वेंट बैक टू हरोली। मैं वो जो भी काम हुआ था सारा का सारा मैं उसकी फोटोज खींच के लेके आया, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया, एनजीटी को शो किया। एनजीटी ने केस बनाया दैट विदाउट दैट यू हैव वर्कड विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, गिव अस एन आंसर फॉर दैट। इन्होंने अपना एक्सक्यूज क्या बनाया है कि हमने बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के काम किया है, पर वो जो काम किया है प्रोजेक्ट की बाउंड्री के अंदर नहीं किया। कहाँ किया है? उसके बाहर हमने ट्यूबवेल किए हैं। अच्छा, नाउ पर वो कहाँ के लिए आना था? वो बर्डरक पार्क के लिए पानी आना था। तो मतलब रिलेशन तो है ही। यस, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आ गई, वन शक्ति जजमेंट। ठीक है। उस जजमेंट के अंदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही था कि अगर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली तो क्या आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाला काम नहीं चलेगा। अच्छा। कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली नहीं, आपने काम स्टार्ट कर दिया, बाद में जब मिल गई तो आप बोल देते हो कि हाँ सर अब ऐसा कर देंगे। कब का है ये? ये अभी लेटेस्ट मई के बाद हुआ है ये। अच्छा। इन्होंने मेरे ऊपर एक अलग से टेम्परेरी परमानेंट इंजंक्शन का केस डाल दिया। उसके अंदर स्वॉन एफिडेविट के साथ खुद ही लिख रहे हैं कि हमें अभी तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली, हमने टेंडर इशू किए हैं, हमने अभी कुछ ट्यूबवेल्स ड्रिल किए हैं। जस्ट बिकॉज राइट नाउ इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है डजंट मीन कि बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के जो काम मिला था वो लीगलाइज हो गया हुआ है। उसके ऊपर बात अभी भी होगी। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है, एनजीटी ने मेरा सारा का सारा केस उठा के खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस पे काम करेंगे, पर अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से वो सारी की सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चैलेंज करने का भी रास्ता खुल गया। अच्छा, दैट इज व्हाई आई सेड इट्स गुड। दूसरी चीज है, जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट लग रहा है वो एक रेतीला पहाड़ है, इट्स नॉट अ सॉलिड रॉक। अच्छा, फिर तो ठीक है, उसकी उसमें भी दिक्कत आएगी यार। यस, कंस्ट्रक्शन में भी। यस, हाँ, उसके लिए एक बिल्डिंग स्टेबिलिटी प्लान चाहिए होता है। हाँ। वो बिल्डिंग स्टेबिलिटी प्लान इनको सीबीआरआई से लेके देना था, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से। व्हाट डिड दे इज, इन्होंने वो रिपोर्ट एनआईटी से बनवाई और हमीरपुर से, और सीबीआरआई से उसको इन्होंने एंडोर्स करा दिया। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो बिल्डिंग के अंदर अपनी स्पेशलिटी रखता है। ठीक है। एनआईटी से इन्होंने सिविल डिपार्टमेंट से बनवाई है, एज पर माई नॉलेज। अच्छा। इन्होंने इसके बारे में ज्यादा अपना पब्लिकली कुछ बोला नहीं है, बट ये चीज जो मुझे पता है। एंड मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप एक बारी पब्लिक के साथ डिस्कस तो करो। सिर्फ जॉब्स एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी द एंड पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कल को जब लोग बीमार होंगे 10 साल के बाद, वो अपना कॉम्पेंसेशन लेने किसके पास जाएंगे? आज मेहंदवानी में एक बंदा है, बुजुर्ग है, जब मेहंदवानी ने प्रोटेस्ट की उस कंपनी के अगेंस्ट, वो बुजुर्ग सबसे आगे होकर चला क्योंकि उसका जो पोतू था पीजीआई में उसकी डेथ हुई। उसको बोला गया कि बोलते आपके जो बेटे की डेथ है वो पोल्यूशन की वजह से हुई है। बोलता है इसके पास टाइम कितना है? बोलता उतने टाइम है जितना आपको यहाँ से घर पहुंचने में लगेगा बस। यस। बोलते हमारे बाहर से रिश्तेदार थे, उन्होंने घर आना बंद कर दिया है, लोगों ने लड़कियों की शादी करना बंद कर दी हुई है,
जो आते थे वो कहते थे यहाँ पे मरे चूहे जैसी स्मेल आती है। अच्छा, आपसे एक कंपनी नहीं कंट्रोल हो रही एंड यू आर गिविंग एश्योरेंसेस कि हम लोग 110 को संभाल लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग पावर में बैठे हो, स्टेट में भी सेंटर में भी, जो इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हो, एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी बना दो इस बलरक पार्क प्रोजेक्ट के लिए, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इसको रेगुलेट करना हो। और मैं कह रहा हूँ पॉलिटिशियंस को उसके बीच में से बाहर निकाल दो। वो हो नहीं पाएगा। उनको बाहर करो, लेट देम डू देयर जॉब। उनकी ट्रांसफर्स इनके हाथ से ले लो। ये लोग कहते हैं कि हमने वहां पे एक 29 एकड़ की, आई थिंक सो, कितने एकड़ का एक लैंडफिल बनाएंगे जहां पे हम लोग सारा का सारा वेस्ट मटेरियल डंप करेंगे। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके नीचे भी कुछ जियो शीट्स लगाई जाती हैं ताकि वो नीचे ना एब्जॉर्ब हो जाए। मान लो एक एक्सीडेंट हो जाए, वो अब्जॉर्व करना शुरू कर गया, क्या करोगे? कौन उसका चेक रखेगा? कौन चेक रखेगा? ये तो मोदी जी का प्रोजेक्ट है ना ये, हाँ, है ना? तो उनकी तरफ नहीं कभी आपने ये सवाल पूछे? मैं हरोली से बैठ के कितनी दूर तक ये क्वेश्चन पूछूं? मैं एनजीटी में चला तो गया नहीं, मेरी एनजीटी में गए, बट पता क्या अभी ना रोहित, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, बट लग यही रहा है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को ही टारगेट कर रहे हो। नहीं, जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग कह रहे हो कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल जो इन जनरल अगर कह रहे हैं, ठीक है, मैं वहां पे किसको टारगेट करूं? मैं किसको बोलूं करने के लिए? ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो ऑब्वियसली बात है कि अब क्वेश्चन वही आ गया, ठीक है, ये मोदी जी का प्रोजेक्ट था, बीजेपी का प्रोजेक्ट था। अब मैं इसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं तो बीजेपी की भी अगेंस्ट बोल रहा हूँ। जब मैं माइनिंग के अगेंस्ट बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, पर अब सब कुछ ही बोल दिया। नहीं, पिछले 25 साल से इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर इज ओनली वन लीडर। एक बात बताओ मेरे को पहले, नहीं एक बात बताओ मेरे को पहले, ये जो लीडर है, चलिए जिनकी बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट ये तो नहीं लेके आया ना यहाँ पे? एक टाइम पे ये भी अगेंस्ट थे ये प्रोजेक्ट, पर स्टिल ये नहीं लेके आया ना यहाँ पे। मेरा मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन इज कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है अभी? इम्प्लीमेंट लोकल ही करेगी ना यार। हमारे सांसद भी तो है ना, अनुराग ठाकुर जी, उनके साथ भी किए हैं। क्या कहते हैं? उनको भी भेजा मैंने सबको, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे कभी भी। बट चीजें तो इस तरीके से दिख रही है ना यार, मीडिया में और इन जनरल भी, कि आप सिर्फ एक ही पर्सन को टारगेट कर रहे हो। जब मुझे लगा कि मेरी बात ना तो रूलिंग सुन रही है, ठीक है, ना ऑपोजिशन सुन रही है, ठीक है, मेरे लिए जो लॉजिकल स्टेप था एनवायरनमेंट का, मैं वहां पे चला गया। एक आम आदमी के लिए, चाहे मेरे पास मीडिया की रीच भी हो, ठीक है, मैंने सबको मेल की उसके बारे में, सबको। आई अग्री विथ यू। मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, नॉट एट ऑल। पहली बात इसको समझो, जो आपने क्वेश्चंस रेज किए हैं बहुत वैलिड क्वेश्चन रेज किए हैं, ठीक है, बट सबसे बड़ी बात पता क्या हो रही है रोहित, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वहां लग यही रहा है कि टारगेट सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को ही किया जा रहा है, जबकि सेम वहीं पे हमारे पास बीजेपी का एक सांसद है जो कि एक्स जो है मिनिस्टर रह चुके हैं सेंटर में, ठीक है, अभी नहीं है, बट ही होल्ड्स अच्छी खासी पावर वहां पे भी। बट उनके साथ मिलके भी, या फिर उनको भी थोड़ा सा उस तरीके से पुश करके आप उस तरफ भी अगर बात करोगे तो क्या होगा ना, फिर ऐसा लगेगा कि एक ही बंदा टारगेट हो रहा है। और दूसरी बात, रही बात एक कॉमन मैन की, कॉमन मैन के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है यार इस लेवल तक भी पहुंचना जो आप कर रहे हो। इस तरीके से जो इनिशिएटिव आपने ले रखे हैं, बंदे बहुत पहले ही हार मान जाते हैं। उस चीज के लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ फॉर श्योर, बट मेन कंसर्न वहां पे वो वाला आ जाता है कि ठीक है, आपने अनुराग जी को एक बार मेल करा, क्योंकि अभी ठीक है वो वहां के सांसद भी हैं। डायरेक्टली अनुराग जी को नहीं किया होगा, मैंने डायरेक्टली मिनिस्ट्री को किया। ठीक है, मिनिस्ट्री को भी किया है, बट हमारे सांसद है, बनता है, मैंने नहीं किया तो मेरे को लगता है मैंने नहीं किया होगा। हाँ। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट्स को जरूर किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को मैंने किया था। हाँ। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मैंने किया था, आईपीएच डिपार्टमेंट्स को मैंने किया था, मैंने चीफ मिनिस्टर तक किया था। मेक सेंस। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हो ना कि मैंने दूसरी साइड कभी क्यों नहीं बोला। पिछले 5 टर्म से वहां पे कोई है ही नहीं जिसको मैं बोलूं। एक बात बताओ मुझे यार, पिछले 5 टर्म जब आप बोलते हो ना, पिछले ऑलमोस्ट 5 टर्म से ही एक जो है वहां पे एमपी भी है, राइट? 5 ही टर्म्स हो गए, शायद उनको भी 4 टर्म्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 5 टर्म से एक ही पर्सन है। मुझे यहाँ से बाहर निकल के सांस लेने का टाइम तो मिले। मैं यहाँ से बाहर कहाँ निकल पाया? मेरी पिटीशन के अंदर लिखा हुआ है, जो मैंने एनजीटी में सबमिट कराई है, दैट आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, बट वी वांट दीज कंसर्न सॉल्व्ड। उसके बावजूद ठीक है, मेरे ऊपर इंजंक्शन लेने की कोशिश की गई। इंजंक्शन लेने के बाद कॉन्करेंटली मेरे ऊपर एफआईआर की गई, कॉन्करेंटली मेरे ऊपर सिविल केस डाला गया। उसके बाद उस सारे के सारे केस को ड्रोन का केस बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद है ना? यस, उसके बाद ठीक है, क्योंकि ड्रोन से मैं इलीगल माइनिंग दिखा बाय द वे वो ड्रोन वाला बैन हटा अभी तक कि नहीं हटा उन्ना से? मेरे लिए तो वो बैन है ही नहीं। किसने दिए थे ऑर्डर? ये दिए थे डीसी ने। डीसी ने किए थे डीजीसीए के कहने पे। ठीक है। जब मेरे ऊपर कंप्लेंट हुई थी उसके बाद तो मैंने डीजीसीए से बात की थी, उन्होंने मुझे फर्दर एमसीए की तरफ गाइड किया था। ठीक है। मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर कुछ रिपोर्टर्स के ऊपर यहाँ पे एफआईआर्स हो रही हैं,
मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट दैट पर्सन सेड, बोलता अरे यार, बोलता ये स्टेट के जो है ना, ये लोग हमारी लैंग्वेज को मिसयूज करके उनको उस चीज़ को मिसयूज करते हैं. ही सेड दैट थिंग. आई कैन नॉट प्रूव इट. ऑपरेशन सिंदूर कब का खत्म हो गया हुआ है? बहुत पहले. मतलब वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये ऑन गोइंग है. ठीक है. हाँ. अब दूसरी चीज़ है, सैंड माइनिंग की जो गाइडलाइंस है ना, हाँ. उस गाइडलाइंस के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए आप यूएवी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो. अच्छा, ठीक है. तीसरी चीज़ है, मेरे ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सेक्शंस मेरे ऊपर नहीं बनते ड्रोन यूजेज के लिए. ठीक है. क्योंकि उन सेक्शंस के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर मेरे ऊपर एक्शन तब बनता है अगर मेरे ड्रोन चलाने से किसी की संपत्ति का नुकसान हुआ हो, किसी को हर्ट किया हो. ठीक है. ठीक है. 50 मीटर के बाद बंदा कीड़ी जितना दिखता है उसके ऊपर. ठीक है. उस बलड्रग पार्क के केस को ड्रोन का केस बना दिया गया. एक ड्रोन को ढूंढने के लिए मुझे शाम को गाड़ी में बिठा लिया, मुझे घर ले गए. हाँ, वीडियो देखे थे हमने. बिना किसी सर्च वारंट के मेरे घर को सर्च किया गया. 6 बजे मैंने बोल दिया कि मैंने कहा सर 6 बज गए आप नहीं कर सकते. बोलते हम लोग कर सकते हैं. कर सकते हो when the crime is heinous. ऐसा हो जिसकी वजह से पता नहीं मैं कितना बड़ा कोई हार्म कर दूंगा. 7:30 बजे मेरा ऑफिस किया गया. पुलिस ने ऐसी ऐसी फालतू की मेरे ऊपर FIRs की हैं, ठीक है, जिनको करने का कोई तुक नहीं बनता. और मैंने इतनी सीरियस कंप्लेंट्स दी, उनके ऊपर आज तक FIR रजिस्टर तक नहीं हुई. एक प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. बिल्कुल होते हैं. अगर मैं उसके कॉन्स के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन. पर आप सिर्फ प्रोज के बारे में बता रहे हो, नेगेटिव्स के बारे में बता रहे हो, दैट इज नॉट मिस इन्फॉर्मेशन. ड्रोन के ऊपर मेरे ऊपर एक्शन किया जा रहा है, पुलिस मेरे ऊपर FIR करने को घूम रही है. उसी ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में कोई ना कोई उसी सेम ड्रोन को यूज करके फ्लड्स दिखा रहा है, कोई किसी की प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, कोई सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहा है, किसी की शादियों का वीडियो चल रहा है, किसी की शादी की वीडियोस चल रहे हैं, पर एक्शन मेरे ऊपर हो रहा है. वाई? मेरे ऊपर 4 FIRs हैं आज के टाइम पे, 2 मेरे ऊपर सिविल केसेस हैं. एंड मैं ठोक बजा के कहता हूँ कि मैं सारे के सारे गलत प्रूफ कर दूंगा. मुझे पता है कि मेरे पास क्या प्रूफ है. ठीक है. ड्रोन उड़ा, ऊपर से इतना कुछ दिखा, ठीक है. इफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिशियन इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट इट, क्या उन्होंने अपने माइनिंग ऑफिसर को एक बारी बुलाया एंड सेड डू समथिंग अबाउट इट? डिड ही ऑर्डर एन इंक्वायरी ऑन हिम कि यहाँ पे इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इतना इलीगल? अगर लीगल होता और मैं दिखाता तो किसी को प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्यों हुई? बिकॉज इट इज इलीगल. और सबको स्केल पे दिखना शुरू हो गया. मैंने सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट बनाया माइनिंग का. मैंने हरोली के विधायक, ऊना, गगरेट, चिंतपूर्णी, बंगाणा विद अनुराग ठाकुर जी, आई गेव इट टू हिम. आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर से कोई बात नहीं, माइनिंग का दिया मैंने उनको. ठीक है. उनके डिपार्टमेंट के पास वो फोटोज पहुंची. ठीक है. उन फोटोज को पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर डाला और पूछा कि ये उन्ना में इस तरीके की माइनिंग हो रही है. हाँ, मैंने वो वीडियो देखा था उनका. आगे जा रहा हूँ. उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में आके डायरेक्टली सारी एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के क्वेश्चंस पूछे कि आप लोग करके आ रहे हो फिर यहाँ पे बैठ के अगर इस चीज को रोक नहीं पा रहे. ठीक है. उसका क्या हुआ आगे? अभी मुझे नहीं पता. उन्होंने मेरे को एक क्लू दिया उसके अंदर. जब उन्होंने अपनी मीटिंग की तो उन्होंने DMF के बारे में पूछा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में. दैट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इज द फंड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द स्टोन क्रशर एंड माइनिंग. और उसको एरिया के बेनिफिट के लिए यूज करना होता है. मैंने उसकी RTI डाली कि पता तो करूँ कि फंड कहाँ पे जा रहा है. मुझे आज तक उसका जवाब नहीं आया. अब मैंने उनके पास ये दिया हुआ है, मेरे को 2 महीने हुए हैं, 2.5 महीने हुए हैं. When he interfered, I will ask him questions about that thing. पर मुझे बताओ पिछले 3 महीने से अल्टीमेटली मेरी कितनी बाजुएं हैं? चलो देखो, एक चीज तो ये है ना, आप कह रहे हो कि मीडिया माइनिंग का क्वेश्चन दिखाता है, बट एक चीज ये है, एटलीस्ट ही पिक्ड इट अप. हाँ, एक चीज ये है, आप कह रहे हो कि मीडिया, लोकल मीडिया माइनिंग का क्वेश्चन दिखाता है. बहुत जगह पे वो ठीक है, बिकॉज अनुराग ठाकुर, मेरा कंसर्न वही तो है, बिकॉज अनुराग ठाकुर जी इंटरवेंड और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके यहाँ तो टिप्पर ऐसे जाते हैं, कुछ तो उनका स्टेटमेंट था भाई, वो बहुत वायरल हुआ था. अब आपके वैलिड जितने कंसर्न्स हैं सारे के सारे, आपको तो उनकी तरफ भी जाना चाहिए यार. और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है. जब आप इतनी जग जाहिर चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इतनी चीजें वायरल हो रही हैं, तो कभी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपको? जब उन्होंने वो फोटोज डाली थी तो उनके ऑफिस से मुझे फोन आया था एंड देवर सेइंग कि अगर हम इसको पब्लिकली डाल दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. मैंने कहा सर सबको पता मैंने भेजी हुई है, आपने जैसे यूज करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. आई वांट अ सोल्यूशन टू दिस. ठीक है. अब आप कह रहे हो कि उसके बाद मैंने उसको फॉलो अप क्यों नहीं किया. ये बात थी जून की. जुलाई, सितंबर, अक्टूबर अब चल पड़ा है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. इन 3 महीनों पे मेरे साथ क्या कुछ हुआ है दैट इज पब्लिकली विजिबल. टाइम चाहिए. आई एम नॉट एन एजेंसी जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ी मैन पावर है कि मैं एक अपने PSO को बोलूंगा कि मैंने वो चिट्ठी वहां पे भेजी थी, उसके ऊपर कोऑर्डिनेट कर लेना. एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय मी. 5 अगस्त 2025 को दोपहर में क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पर एक अटैक हुआ था.
ठीक है, एंड दैट अटैक वाज वेरी कोऑर्डिनेटेड, इट वाज डन बाय द इलीगल माइनिंग माफिया। उस दिन मैं अपने गांव गया था फार्म हाउस पे, हमने मंडी के लिए कुछ डोनेशन इकट्ठी करके रखी हुई थी सराज के लिए। सिराज के लिए, और हम देखना चाहते थे बिकॉज हमने हफ्ता पहले जाना था, बट वहाँ पे बादल फट गया था और हम जा नहीं पाए थे। तो उस दिन हमने प्लान किया था कि चलो एक तो डोनेशंस को देख आएंगे, एंड सिंस वी आर इन द एरिया, हम नंगल खुर्द के गांव में जाना चाहते थे बिकॉज वहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट एक अप्रूव किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे हमने टिपर्स भी बहुत देखे थे चलते हुए, ठीक है, और एक मैदान को खाली किया जा रहा था। ठीक है, आई नो दिस थिंग कि बहुत से लोगों ने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पे जंगल को क्लियर करने की परमिशंस ली हुई थी, तो हमें लग रहा था कि वहाँ पे कुछ इलीगल हो रहा है और हम उसको देखना चाहते थे। जाते जाते मेरे साथ वहाँ पे दीपक भैया भी थे, मेरे ऑफिस फौजी, और मेरे साथ मेरे ऑफिस का एक लड़का भी था, हर्ष। हम लोग चले गए वहाँ पर। जाके जब हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया को देखने लगे, अभी खड़े हुए थे, शूट हमने स्टार्ट करनी थी वहाँ पे, तो हम एक ऐसी रोड के ऊपर खड़े हुए थे जहाँ पे अगर एक गाड़ी बीच में लग जाए ना, तो दूसरी गाड़ी उसको पार करके जा नहीं सकती। हम लोग जब वहाँ पे अभी खड़े हुए थे तो हमारे आगे थार खड़ी हो गई ब्लैक, और उसमें से एक बंदा निकला और उसने बात करनी शुरू कर दी दीपक भाई के साथ। दीपक भाई उससे बात कर रहे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात है? उन्होंने कहा नहीं, अपने ही लोग हैं, बिकॉज आप एक ही गाँव के आसपास रहते हो, आप कभी पढ़े हो साथ में, कभी घूमे हो। तो मेरा गार्ड वहाँ पे डाउन हो गया, पर मेरे बैक ऑफ द माइंड एक बात थी, मैंने कहा इसकी गाड़ी आगे खड़ी हुई है, हमारे पास एस्केप रूट नहीं है यहाँ पे, अगर इसने अपनी गाड़ी थोड़ी सी भी इधर को करके लगाई ना तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैं उससे समझना चाहता था कि उसको प्रॉब्लम क्या है। बोलता यार आप लोग ना हमारे क्रशेस दिखाते हो, फिर हमको प्रॉब्लम होती है। करते करते उसने बोलना शुरू कर दिया, तू तो ब्लैकमेलर है, ये है वो है। मेरे को उसकी टोन से समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं पे ये लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। उसने ना एक फ़ोन किया था अपने लोगों को भी, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये लोग वीडियो शूट वगैरह कर रहे हैं। आई नो फॉर श्योर कि उसके पास एक पिस्टल भी थी वहाँ पे। सो मैं अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश की, मैंने कहा मैंने बात नहीं करनी, यहाँ पे लड़ाई का माहौल क्रिएट हो रहा है। अपनी गाड़ी में बैठा, मैं गाड़ी निकालने लगा वहाँ से, क्योंकि मेरे को था कि गाड़ी आगे करनी है। मैंने कोई 5 फुट या मतलब 2-4 कदम गाड़ी चलाई, उसने हाथ डाल के गाड़ी की चाबी खींच ली, एंड ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग, अगर जाने की कोशिश की मैं यहाँ से चाबी दूर झाड़ियों में फेंक दूंगा। दैट इज़ वन दीपक भैया ने और हर्ष ने उसको वो फेंकने से रोका। उसका जैसे वो फेंकने लगा तो हाथ बजा, पास में गिरी। मैंने जल्दी से अपनी चाबी उठाई और मैंने कहा बैठो, और मैं अपनी गाड़ी में बैठा। और मैं अब होड़ लग गई वहाँ पे कि मैंने अपनी गाड़ी उससे आगे निकालनी है, और उसको था कि मैंने अपनी गाड़ी आगे करनी है, इसको रोक सकूँ किसी तरीके से। मैं वहाँ पे फास्टर प्रूव हो गया, मैंने गाड़ी वहाँ पे आगे निकाली, और पीछे से सिर्फ हर्ष बैठ पाया, दीपक रह गया वहाँ पे। दीपक वहीं पे रह गया। समवेयर ही वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग कि बात इतनी बढ़ जाएगी, पर मेरे को पता था, क्योंकि मैं जब इतना काम कर रहा हूँ, इतनी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वहाँ पे। मैंने ऑलरेडी उस टाइम पे रात को बाहर निकलना बंद कर दिया हुआ था, दिन में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर हो गया। गाड़ी में बैठा हूँ अभी, पीछे से 3 फायर सुनाई दिए। क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, आई एम सेइंग दैट थिंग। उसके बाद अभी मैं 40 की स्पीड पे था, 50 की स्पीड पे था, इतनी स्पीड रही होगी ना। मेरे को था कि मैं अपना आगे आ गया हूँ, अब मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि गाड़ी मेरी आगे है। भाई 80 की स्पीड से गाड़ी थाड़ वीडियो बजी मेरे ऊपर आके, ठीक है। एंड मेरी गाड़ी वहाँ पे पलटते पलटते बची है यार। और मैंने कहा यार जिस तरीके से गाड़ी हिली है, इसके पिछले टायर के एक्सल उक्सल हिल गए होंगे, बट स्टिल मैंने फिर उसको खींच दिया वहाँ से। मुझे पता चल गया था कि नाउ द थिंग्स हैव गॉन वेरी सीरियस। थोड़ा सा मुझे ये भी था, मैंने कहा मैं इस एरिया में से निकल रहा हूँ तो मेन थ्रेट तो मेरे ऊपर है, बिकॉज मीडिया मेरे पास है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का तरीका मेरे पास है, लोग सुनते हैं। राइट। मुझे था कि पीछे से अगर दीपक भैया वहाँ पे रह भी गए हैं तो वो गाँव में निकल के बच जाएंगे। आगे जाके वो थार काफ़ी देर तक मेरे पीछे आई। उसके बाद आगे एक चोई के अंदर मुझे एक कार ने और रोकने की कोशिश की। फिर वहाँ से निकल के मैं किसी तरीके से एसपी ऑफिस पहुंचा। रास्ते में ही मैंने 112 नंबर के ऊपर एफआईआर की। एसपी ऑफिस के अंदर मैंने अपनी कंप्लेंट लिख के दी। You were live on Instagram that day. I was live. और मैंने फिर एसपी से बात की, और फिर मुझे एसपी के ऑफिस में ही पता चला कि दीपक भैया को पकड़ लिया हुआ है और उनके ऊपर चिट्टे का केस डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, रिकॉर्डिंग है हमारे पास इस चीज़ की, जहाँ पे धर्मपुर के गांव के लोगों ने जब फ़ोन किया दीपक भैया के नंबर के ऊपर, तो दूसरी साइड से बंदे ने बोला कि तुम्हारा बंदा माल के साथ पकड़ा गया है, तू आजा, तेनू दस दिन केड़ा माल है। मैं ऑन द स्पॉट मैं वापस एसपी ऑफिस में घुस गया। मैंने कहा सर उनके ऊपर फेक चिट्टे का केस डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से बता बतू के अपने ऑफिस आ गया। अपने ऑफिस आया, मैंने सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, क्योंकि मुझे पता था कि कहाँ पे फंसेंगे ये लोग। ठीक है, मैंने बताया मैं लॉ के साथ चलता हूँ। और 3:30 मुझे ये सब कुछ करते हुए लग गया।
जो मेरे पास अपडेट आई, मैं लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश कर रहा था। बीच में कई बारी दिमाग में आया कि मुझे वहाँ पे वापस जाना चाहिए, पर जैसे ही मेरे दिमाग में आए, मुझे लॉयर ने मना कर दिया कि तूने वहाँ नहीं जाना। जो साथ वाले थे उन्होंने रोक दिया कि तेरा जाना नहीं बनता अभी वहाँ पे। 3:30 बजे मेरे ऑफिस के बाहर 5-6 गाड़ियाँ, 4-4, 5-5 लोग बीच में वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो मुझे मेरे लॉयर का फ़ोन आ गया कि रोहित निकल वहाँ से। मैंने साथ के साथ ही वो जगह छोड़ी वहाँ से। फिर मुझे शाम को पता चला कि मेरे जाने के बाद दीपक भैया वहाँ पे दूसरी रोड के ऊपर निकले, तो वहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई थी। उनके ऊपर हवाई फायर किया गया, जो उनके पास में से निकला, जो मुझे बाद में पता चला है। और उनको बंदूक दिखा के बोला गया है कि अगर भागने लगा तो मारेंगे। फिर उनको कम से कम 20-25 लोगों ने 1 घंटा पीटा वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? पुलिस आई, पुलिस के 2 बंदों ने उनको रॉड से पीटा। क्या बात कर रहे हो? आई एम सेइंग दिस विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज़ की हमने कंप्लेंट डाली हुई है, इंक्वायरी बैठी हुई है इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद मुझे शाम को पता चला कि मेरे ऊपर IPC 307 लगा दी गई है, जिसके अंदर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि रोहित वहाँ पे खड़ा हुआ था, ये फलाना फलाना बंदा यहाँ पर आया, इससे बात करने की कोशिश की। जब इसको मेरे को वीडियो शूट करने से रोका गया, तो मैंने अपनी गाड़ी में से दराट निकाला, उसको दराट मारने की कोशिश की। उसने अपना हाथ ऊपर करके अपने आप को बचा लिया। एंड उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसने मुझे रोका, और फिर मैं अपनी उसकी गाड़ी में मार के वहाँ से निकल गया। और दीपक और मैं वहाँ पर चोरी करने के लिए ड्रोन से रेकी कर रहे थे। इन्होंने हमको रोका और हमारे ऊपर IPC 307 BNS 109 लगा दी, which is attempt to murder, imprisonment up to 10 years. It is a very serious section. जबकि सब कुछ हमारे साथ जो हुआ था वो दिख रहा था वहाँ पे। और उसके बाद दीपक लोग कोई स्पोर्ट में नहीं आए, इतना टाइम नहीं था गैल्वनाइज करने का। ठीक है। दूसरी चीज़ है, उसके बाद दीपक भैया की फुटेज निकल के आनी शुरू हुई, जहाँ पे उनको इतना ज़्यादा हमला उनके ऊपर किया गया। उनको घंटा पीटा है वहाँ पे। कोई और बंदा होता ना, इतना नहीं सह सकता था। उनके साथ किया गया। पुलिस ने उनकी पीठ पे रॉड्स मारी। और सुन लो, उसके बाद जिस बंदे के यहाँ पे कट्स बजे हुए थे, आप मुझे बताओ, जिस बंदे के यहाँ पे कट्स मेरे को लगे हुए हैं, वही बंदा बाद में थार के अंदर बैठ के मेरे ऊपर गाड़ी चला रहा है। बाद में उसी बंदे की वीडियो फुटेजेस आ रही हैं, वो दीपक भैया को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, पर केस हमारे ऊपर पड़ा है। वो थार चला सकता है, वो बालों से पकड़ के लोगों को दिखा सकता है कि ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो पीट सकता है। बट शाम को उस बंदे को बेड रेस्ट दी जाती है हफ्ते की। और दीपक भैया, जिनकी बाजू में फ्रैक्चर है, जिनकी पसलियाँ टूटी हैं, जिनके जबड़े में फ्रैक्चर है, जिनके सर पे फ्रैक्चर है, उनको एक पेन किलर नहीं दी जाती। 30 घंटे तक उनको पुलिस ने कोई मेडिकल नहीं दिलवाया। 30 घंटे के बाद जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तो मैजिस्ट्रेट को बोलते कि सर ये जो वीडियो है जिसके अंदर मेरी गाड़ी से मारा गया, कि सर ये तो AI से बनाई हुई है। क्या बात कर रहे हो? जज साहब ने बोल दिया, बोलते सुधर जाओ थोड़े से। और फिर उसके बाद उन्होंने, जबकि यू वर लाइव यार। यस। एंड उसके बाद दीपक भैया को उन्होंने फिर हॉस्पिटल भेजा। एंड गेस व्हाट, थर्सडे को शायद भेजा है, फ्राइडे को सेम हॉस्पिटल ने दीपक भैया को डिस्चार्ज कर दिया प्लास्टर लगा के। फिर जब वो कोर्ट में आए, तो कोर्ट में हमारे जो, अब मेरे को एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं पता बिकॉज आई वाज आउट, हमारे जब लॉयर्स वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने फिर कोर्ट को बोल के, मजिस्ट्रेट को बोल के उनको व्हील चेयर दिलवाई। फिर उनको व्हील चेयर में उनको जेल में छोड़ के आया गया। और दूसरे बंदे को, जिसके हाथ में यहाँ पे कट लगे हुए हैं, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, उसको 7 दिन की बेड रेस्ट पे रखा हुआ है। कट कैसे लगे हो? वो कह रहे हैं मैंने मारे हैं। आपने मारे हैं? मेडिकल रिपोर्ट बता देता हूँ क्या कहती है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उसके जो यहाँ पे कट्स बजे हैं, वो धारदार हथियार के नहीं है, वो खुंडी चीज़ के हैं। तो आपने कोई खुंडी चीज़ मारी है? दीपक भैया ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जब मुझे मारा जा रहा था, तो उसको फ़ोन आया था किसी का। उस फ़ोन करने वाले बंदे ने उसको कहा था कि अपने निशान लगा। ये स्टेटमेंट दी हुई है यस दीपक ने। यस। और उस टाइम पे क्रशर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट था, जब मैं SP ऑफिस में अपनी कंप्लेंट करने के लिए घुसा हूँ, तो वो वहाँ से बाहर निकल रहा था। तो आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो? मैं डॉट्स कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दी है, DGP को भी अपनी स्टेटमेंट लिख के भेजी है, मैंने SP को भी अपनी स्टेटमेंट लिख के भेजी है। एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो इनके ऊपर है। आई गेव देम अ पेन ड्राइव ऑल्सो। मैंने साफ कहा है उसके अंदर कि 12:02 से लेके या 3 मिनट से लेके 12:10 तक जो बंदा कह रहा है कि मैंने उसको दराट वगैरह मारा है, पता करो
कि उसकी फ़ोन से कहाँ कॉल्स आई, कहाँ कॉल्स गई, क्योंकि उसने कहा है कि एक बंदा बीच में आया जिसने मेरे को डांट मारने से रोका। उसकी कॉल लोकेशन निकालो, पता चल जाएगा कि उसने कॉल किसको की थी। आगे जाके जब मेरी गाड़ी चोई में किसी ने रोकने की कोशिश की, वहां से कार में से एक बंदा निकला था। ये बंदा वही है जिसको ये कह रहा है कि डांट मारने से रोकने में मेरी हेल्प की। अगर उसने तेरी हेल्प की तो फिर वो वहां से 12 किलोमीटर दूसरे गांव में क्या कर रहा है? इसने अपनी स्टेटमेंट दी है कि रोहित ने भागने से पहले अपनी गाड़ी बैक की और मेरी थार में मारी। वीडियो में क्या निकल के आया है? ये कह रहा है कि मेरे हाथ के ऊपर चोट लगी थी, ठीक है, और रोहित ने मेरे को जान से मारने की कोशिश की। कार की टक्कर तो मेरी बज रही है। पीटते हुए वीडियो तो दीपक भाई की निकली हुई है। वहां पे भी इसके हाथ में कट्स लगे हुए हैं, पर इसको मेडिकल बेड रेस्ट दी जा रही है। फिर उसके बाद मैंने और भी कंप्लेंट के अंदर कहा है 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो क्रशर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था वो एसपी ऑफिस में था कि नहीं था, उसकी डिटेल्स निकाली जाए, टावर लोकेशन। उस 11 बजे से लेके 1 बजे तक उसको कहां से कॉल आई, कहां उसने कॉल की, वो डिटेल्स निकालो। वो किस ऑफिस में किस ऑफिशियल काम के लिए आया था पता करो। कौन सा डॉक्यूमेंट उसने सबमिट करवाया है पता करो। उसकी जो वीडियो फुटेज है उस दिन की सिक्योर करो। 11 बजे से लेके 3 बजे तक जब ये सारा अटैक हुआ है, जब दीपक भाई के ऊपर अटैक हुआ है, ये जितने 4 अटैकर्स थे, इन्होंने किस किस जगह पे कॉल किया है, वो सारा का सारा डाटा सेव करो। दूसरे बंदे के ऊपर सारे बेलेबल सेक्शंस लगाए हुए थे, मेरे ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन लगा दिया, वेरी सीरियस, जिससे मेरे को थाने के अंदर दिया जा सके, जेल के अंदर। और आप उसके बाद फिर अंडरग्राउंड भी हुआ है? आई वोंट से अंडरग्राउंड, मैं अपना लीगल रिलीफ ढूंढने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया था। आपको भी बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से, राइट? यस। कब तक, क्या है उसके अंदर अब नेक्स्ट डेट दे दी हुई है। कब की? अभी आई नहीं है वो। क्या है, कहाँ तक पहुंचा केस? केस बहुत आगे तक पहुंच गया हुआ है। अच्छा। जैसा मैंने बताया है, अब जब ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगा, एंड वी आर आस्किंग कि सीबीआई हो या फिर एसआईटी हो जिससे ये इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, तो केस तो तीर की तरह सीधा है। ये अटैक हम पे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाउ वी हैव फाइल्ड एवरीथिंग इन द लास्ट 7 months. इट इज माइनिंग, इट इज स्टोन क्रशर्स, वट एवर इलीगल बिजनेस इज हैपनिंग जिसके बारे में मैंने आवाज उठाई है, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन टू देम। और अब उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है उसके ऊपर। दैट मीन्स अब सुप्रीम कोर्ट इनसे आंसर मांगेगी और उस आंसर के ऊपर अब हम लोग फाइट करेंगे। दिस वॉज अ कोऑर्डिनेटेड अटैक। अगर उस दिन वहां पे मैं मिल जाता तो शायद दीपक भैया को और मुझको मार देना था इन लोगों ने। अच्छा। इट वॉज 100% श्योर। यार इतना सब कुछ होता है, ये सब चीज़ें चलती हैं, और एक कॉमन मैन के लिए तो सच में ही नहीं है यार, इतना इजी नहीं है ये। फैमिली कैसे हैंडल करती है इन सब चीज़ों को? आपकी वाइफ है पीछे, किस तरीके से, क्या सपोर्ट रहता है उनका? शी इज़ ब्रेव। जब मेरे ऊपर ये सारा का सारा अटैक हुआ ना, तो लोग डर गए एकदम से, बिकॉज मेरे पास फोन्स वगैरह नहीं थे, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब कई जगह थी जाने वाली जहाँ पे मैं खुद नहीं जा सकता था, तो किसी को जाना पड़ना था। देन दैट इज़ व्हेन माई वाइफ टुक चार्ज। अच्छा। दीपक भैया की जब बेल हुई, शी वेंट टू द प्रिजन टू रिसीव हिम। फिर एसपी के पास शी वेंट एंड सबमिटेड माई एविडेंस। अच्छा। आप यकीन नहीं करोगे, द होल गेम वॉज अबाउट द लॉयर, अबाउट द एडवोकेट, कि वो हमें किस तरीके से बचा सकते हैं। बिकॉज मैं सिर्फ उनको लीगल ग्राउंड तैयार करके दे सकता था कि आई एम इनोसेंट। लड़ना तो एडवोकेट ने है। एसपी हमारी वाइफ को, मेरी वाइफ को और दीपक की वाइफ को इंसिस्ट कर रहा था कि आप अपना एडवोकेट चेंज कर दो। क्यों? दैट इज माई क्वेश्चन। उसका क्या इंटरेस्ट है? बिकॉज एडवोकेट इज द वन जिसने हमें बाहर निकालना था, एंड एडवोकेट इज द वन जो पुलिस को उनकी गलतियों पर और जो दूसरे हमारे ऊपर अटैकर्स थे उनको कोर्ट में खींच रहा था कि कहाँ कहाँ पे प्रोसीजर गलत हुआ है। ये तो आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो यार। सिर्फ इतना कुछ नहीं हुआ है। मैं 2 महीने के लिए जब मैं अपने लीगल रिकोर्स को तलाश कर रहा था, ठीक है, पुलिस की ट्राई थी कि मुझे किसी भी तरीके से अरेस्ट किया जाए, मुझे जेल में डालना था। जेल में डाल के एक फोटो दिखानी थी सारे के सारे मीडिया के सामने कि ये बंदा था जो एक्टिविस्ट बन रहा था, जो मुद्दे उठा रहा था, अगर बोले तो इसके वाला हाल करेंगे। और जैसे कहते हैं ना कि वो एक फोटो पुलिस की हिरासत में दिखानी थी, एंड तब सारा मीडिया एक्टिवेट हो जाना था। बहुत से मीडिया एक्टिवेट हुए, बड़े ऐसे हैंडल्स थे जो हमेशा मेरे अपोज में होते थे, निकल आए बाहर को। मेरे जितने क्लोज लोग थे उनके घर में पुलिस छापेमारी कर रही थी, पर जो मेरा एविडेंस बाहर पब्लिक डोमेन में था उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। यहाँ जो आपने प्रूफ दिए थे। यस। मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके घरों पे छापे मार रहे हैं सुबह 7:30 बजे, उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ऑफिस की लड़की तक को नहीं बख्शा गया।
क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। एंड अल्टीमेटली यू आर सेइंग कि ये सब चीजें एक ही जगह से हो रही हैं। इलीगल माइनिंग माफिया दीपक भैया के घर पहुंचा। कितने पैसे चाहिए? क्या बात कर रहे हो? कितने पैसे चाहिए? रोहित के अगेंस्ट गवाही दे दे। क्या बात कर रहे मैं हो? कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। उनकी वाइफ को इतना तंग किया गया, वो 2-2 घंटे के बाद फोन करते थे अपने नोन को कि वकील चेंज कर दो, वकील चेंज कर दो, वकील चेंज कर दो। कोई ना कोई आके कान में फुसफुस आ जाता था। भाई एक बात सुनो, साढ़े वाला वकील हुंदा ना, उन्हें तो 10 दिन च बेल करा देनी थी, पैसे भी घट लेने थे। ये जो वकील है जिनकी आप बात कर रहे हो, ये कौन है? मतलब जो आपके वकील है, ये इतने स्ट्रांग है क्या? देखो, मैं लीगल प्रोफेशन में था, ठीक है, तो मुझे पता था कि एक दिन ये प्रॉब्लम आनी है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे मैंने हमेशा अपने जो रिलेशंस हैं वो बना के रखे थे। मेरा कई बार जब ये लोग काम देखते थे ना, तो मुझे अप्रोच करते थे कि रोहित कभी जरूरत पड़ी तो बताना। अच्छा। और मैं बोल के रखता था कि सर मुझे जरूरत पड़ेगी एक दिन। तो इनको डर नहीं लगता क्या वहां से जहां से आप कहते हो? ऐसा है ना कि आपके लेवल के पागल आपको मिल जाते होते हैं। उनको भी अपने एरिया से प्यार है। Why do you think people are supporting me? People are supporting me because उनको लगता है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो ये कर रहा है। अगर हम सामने आके इसकी हेल्प नहीं कर सकते तो जैसे कर सकते हैं वैसे करेंगे। बिहाइंड द सीन्स। तो दीपक की फैमिली तक पहुंचे, लॉयर चेंज करवाओ। दीपक की फैमिली तक आए कि पैसे देते हैं, आपकी वाइफ की नौकरी खतरे में आ सकती है। उनके बच्चों तक को तंग किया गया। अच्छा। वो बच्चे बेचारे अपने शाम को कुछ खाने को खरीद रहे हैं तो उनको टॉन्ट मारे गए। अब सोचो बच्चों की साइकोलॉजी पे कितना फर्क पड़ता है। क्या बोला? तुम्हारे फादर अंदर है, तुम लोग कुरकुरे खा रहे हो। दीपक भैया ने सबको बोल दिया, बोलते जो ये लॉयर्स कर रहे हैं ना, जो रोहित करवा रहा है, करने दो, बिल्कुल ठीक है। मेरा जो ऑफिस मेट था उसके घर तक पहुंचे 7-7 बंदे, 8-8 बंदे, तुम्हारे बच्चे को यूं निकाल देंगे बीच में से। और मैंने कहा BNS 109 की FIR है, बाबा जी का खाला नहीं है कि तुम लोग किसी को ऐसे निकाल दोगे बीच में से। मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगा के सोचो उस चीज को। पैसे ऑफर हुए, गवाही चेंज करा दे, इसका तो लेना देना कुछ नहीं है बीच में। इट वॉज हेल ऑफ अ मेंटल टॉर्चर। बट समझ के देखो, हर बंदे ने इनकी जो एक प्रेशर टैक्टिक थे ना उसको रिफ्यूज कर दिया। एवरीबडी। अब बताओ इन लोगों का मेरे साथ क्या लेना देना है? दैट इज द वैलिडिटी दैट वी नीड कि हाँ कहीं ना कहीं पे कुछ तो ठीक कर रहे हैं यार। एंड फाइनली 29 दिन के बाद जब दीपक भैया बाहर आए तो मैंने पोस्ट की। मैं इस पूरे टाइम में कुछ भी पोस्ट कर सकता था, कोई भी इशू उठा सकता था, पर मैं नहीं उठा रहा था बिकॉज मेरे को एक डर था, अगर मैं कुछ पोस्ट करता दीपक भैया जेल में है, कुछ इशू ना हो जाए ऐसा। हाँ। अब आप मुझे बोलते हो कि मुझे अमरीश भाई का क्या फायदा, वो मेरे को क्या सपोर्ट करते हैं? इतना सपोर्ट जरूर करते हैं। मैं उनकी मदर से भी बात करता था, उनसे भी मेरे अच्छे रिलेशंस थे। जैसे ही दीपक भैया जेल में पहुंचे, अमरीश उनसे मिलने आ गया। अच्छा। और उनको बोलते भैया कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना, मैं जानता हूँ आपको। यस, हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया है। इतना सपोर्ट जरूर किया है कि मैं रात को चैन की नींद सो गया कि एटलीस्ट अगर दीपक भैया वहां पे हैं जेल में तो कुछ गलत नहीं हो रहा होगा उनके साथ। दैट वाज वन सेटिस्फैक्शन दैट आई हैड। मुझे एक पॉलिटिशियन का फोन आया जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा ही था, SP ऑफिस से। मुझे बोलते रोहित हमें पता चला ये हो गया। मैंने कहा सर मुझे फोन मत करो कि मैंने क्या करना है, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा दीपक भैया फंसे हैं, उनकी हेल्प करो जो करनी है। की उन्होंने हेल्प? छोड़ो, ठीक है। जब दीपक भैया की मैंने फोटो डाली, अगले दिन ही मेरे फ्रेंड्स के घरों के ऊपर पुलिस आ गई बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर आ गया। किसका प्रेशर आया अब आप सोचो कि ये तो भागा हुआ है या फिर ये तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा, तो ये पोस्ट कैसे कर पा रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैंने अपने लॉयर्स को पहले कह के रखा हुआ था, मैंने कहा जिस दिन दीपक भैया बाहर आए मैंने लोगों को बताना है। मैंने कहा डर के हम लोग नहीं बैठने वाले। जिस दिन हर्ष बाहर आया मैंने फिर से पोस्ट की। बीच में कई लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि हर्ष और रोहित तो वहां पे बनगढ़ जेल में है। मैंने उस दिन फोटो पोस्ट कर दी। मैंने कहा लो देखो। जब हर्ष भी बाहर आ गया, देन आई वाज सेटिस्फाइड। फिर मैंने अपने एडवोकेट्स को बोला, मैंने कहा नाउ दीज 2 पीपल आर आउट, पीपल नो कि ये दोनों हमारे टीम मेंबर्स थे, बाहर आ चुके हैं। मैंने कहा मेरी जितनी देर लगानी है लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा आपको जैसे मेरा केस हैंडल करना है करो। उसके बाद फिर उन्होंने 2-2.5 हफ्ते लगाए सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर मेरी पिटीशन तैयार करने को। मैंने वो पिटीशन पढ़ी, उसमें सब कुछ डाला, एंड देन सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने मुझे बेल दिलवाई। फिर टुवर्ड्स द एंड एक सवाल है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि रोहित कटवाल क्या पॉलिटिक्स में आने वाले हैं बहुत जल्दी? किसी ना किसी दिन तो आऊंगा। अच्छा। जिन नेता की आप बात कर रहे हो उनसे कभी आपने खुद डायरेक्ट जाके मिलने की बात नहीं करी?
कभी सोचा नहीं कि यार मैं डायरेक्टली जाके बात करके और बात खत्म ही कर देते हैं यार, क्यों फालतू में इन चीजों में पड़े हम, ताकि जो इश्यूज है उनको सॉर्ट करते हैं यार बैठ के यार। मैं किसी के पास नहीं जाता। इज दैट ईगो? नो, इट्स नॉट ईगो। नोबडी हेल्प्स। अच्छा, ऐसा? जब आप प्रॉब्लम में आते हो कोई हेल्प नहीं करता। अच्छा, ठीक है। आई हैव सीन दिस थिंग्स। ठीक है, आप जब किसी के पास मांगने जाते हो कोई हेल्प नहीं मिलती। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड। दैट इज वाई आई थॉट ऑफ एवरी कंटिजेंसी। जब आप ऐसे जाते हो ना किसी के पास, यू डोंट गेट एनीथिंग, यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग योरसेल्फ। और मैं इसीलिए मैंने लॉ स्टार्ट किया पढ़ना, बिकॉज मुझे पता है एट द एंड थिंग्स एंड एट जुडिशरी। आप सही हो गलत हो, लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं वो फैसला करेंगे। मैं इस पूरी ड्यूरेशन में जब मैंने इतने इश्यूज उठाए हैं, मैंने आज तक एक पॉलिटिशियन को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मैंने आज तक फ़ोन नहीं किया कि मेरी हेल्प करो, बिकॉज मुझे पता है द मोमेंट आई विल टेक हेल्प, मुझे 5-7 दिन के बाद एक फ़ोन आ जाएगा जो कहेगा रोहित ये मत कर, ये मेरा बंदा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन ड्रोन के लिए मेरे ऑफिस को सर्च किया गया ना, जब उन्होंने सारा सर्च करके देख लिया, उनको कुछ नहीं मिला मेरे अगेंस्ट, मैं बाहर आया, मुझे एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, एडवोकेट का। वो कहता ओ भैया कुछ नहीं होना, आप आराम से बैठो, ये ऐसे सब कुछ करी जा रहे हैं, मेरी डीएसपी से बात हो गई हुई है, वो कहता हम नहीं अरेस्ट करने वाले। मैंने उसको वहीं पे टोक दिया, मेरे पास होगा उस चीज़ का प्रूफ। मैंने कहा यहीं पे रुक जा। मैंने कहा जिसके साथ भी बात की हुई है, मैंने कहा मत कर, अरेस्ट करते हैं करने दे। मैंने कहा कल को मेरे को ये मत फ़ोन करना कि मैं अगर ये गलत करेगा टारगेट नहीं करूंगा, मैंने तो बाहर निकलते सबसे पहले टारगेट करनी है, अगर गलत करेंगे तो मैंने कहा आज मुझे नहीं अरेस्ट कर रहे हो, ये किसी भी तरीके से कोई लेवर नहीं है कि कल को यूज कर लोगे। सो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, पर्टिकुलर अबाउट दीस थिंग्स। मैं कल को वहां पे कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाऊं किसी के साथ भी। इतने मेरे ऊपर केसेस किए, इतने मेरे ऊपर अटैक किया। आपने कहा ना कि फैमिली झेलती कैसे है। एक टाइम आया था मेरी फैमिली ने मुझे बोला यार गनी डर लग रहा है, ये हो रहा है। मैं उनके साथ बैठ गया बाहर डाइनिंग हॉल में। मैंने कहा आप क्या कहते हो, माफ़ी मांग के साइड पे हो जाऊं? फिर सारे सोचने लग पड़े। मैंने कहा जिस दिन मैंने माफ़ी मांग ली या जो मैंने एक स्टैंड लिया हुआ है उसको मैंने छोड़ दिया पब्लिकली, क्या मैं बाहर निकल के अपने साथ आंखें मिला पाऊंगा? आज के टाइम पे भी लोग डरे हुए हैं, बट एटलीस्ट मैं घर से बाहर निकलता हूं, कोई मेरे साथ आंख नहीं मिला रहा है, तो मुझे पता है कि वो डर के नहीं मिला रहा है, उसके अंदर मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि मेरे को अपनी नजरें नीचे करनी पड़े। एंड दैट इज व्हाट आई वांट, कि अपनी इंटीग्रिटी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देनी। आपने जो क्वेश्चंस रेज किए हैं ना बहुत वैलिड है। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो और अगर आपको लगता है कि आदमी जो क्वेश्चन रेज कर रहा है वो गलत है या कहीं कोई खामी आपको लगती है, तो कमेंट में बताना, रोहित पढ़ेगा, खुद भी पढ़ेगा। और हो सकता है कुछ चीज़ें हों जो रोहित से भी मिस आउट हो रही हों, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आदमी तो बोले गलतियों का पुतला है, क्या पता, है ना? तो बताना। और आपको लग रहा है कि ये इंसान जेन्युइन कॉज के लिए अपना कंसर्न्स जेन्युइन रेज कर रहा है, तो वो भी बताना कि आप क्या सोचते हो। और मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं आज, क्योंकि परसेप्शन हर किसी के बारे में बहुत कुछ होती है, और जब आप पर्सन से मिलते हो और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हो कि क्यों वो ये सब चीज़ें कर रहा है, आई एम श्योर आपने जो भी चीज़ें इस टाइम बोली हैं वो बिल्कुल जो है वो एज इट इज़ ही बोली हैं, वरना जो भी है वो सामने आ जाता है, कोई इसमें कुछ हो नहीं रहता है, राइट? ऐसा कोई नहीं है कि कोई इतना वो कैमरे के आगे इतना कुछ बोल के चला जाएगा। बोल के चला भी जाता है तो साथ के साथ ही लोग कमेंट में ही यार कर देते हैं। बट हिम्मत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है मेरे भाई ये सब चीज़ें करने के लिए जो आप कर रहे हो, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जाते हुए सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, मेरे को कुछ लोग मिले थे मेहंदवानी के जो जब मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी। बोलते रोहित जी ऐसा है, जब हमने ये इशू उठाए थे ना, धमकियां हमें भी बहुत आई थी। बोलता पर अगर जान इनकी टिप्पर के नीचे आके जानी है ना, या इनकी गोली से जानी है, तो बोलते वो वैसे ही जानी है, उसका और कोई तरीका नहीं होगा, लिखी वैसे ही होगी, होगी भी वैसे ही। तो जब इश्यूज उठा रहे हैं तो डरना कैसा उसके अंदर। सो आई थिंक दैट्स what I think when we are doing this thing. Baki, thanks a lot for inviting me to your podcast. Thanks a lot.